हम लोग आचार्य शिवपूजन सहाय के विषय में जी। आज जब बात कर रहे हैं तो आप याद करिए ये 2023 है। ठीक 100 साल पहले 1923 में शिवपूजन सहाय कलकत्ते में थे। उन्होंने स्कूल की सरकारी नौकरी थी, स्कूल की सरकारी नौकरी से असहयोग आंदोलन में त्याग पत्र दिया था, जैसे बाद में प्रेमचंद ने भी दिया था। और उस वक्त तो ये हवा ही थी, तो सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे करके वो पत्रकारिता की फील्ड में चले आए और कलकत्ता चले आए थे। तो कलकत्ता आने के बाद उन्होंने जो रचनाएं उन्होंने की थी इस बीच में उनको प्रकाशित करना चाहते थे, और मित्रों की सलाह पर उन्होंने एक उपन्यास जी। लिखना प्रारंभ किया। उसके पहले, उपन्यास लिखने के पहले उन्होंने कहानियां लिखी थी कुछ, जिसमें आप परिचित होंगे। मुंडमाल उनकी कहानी थी, विश्वपान उनकी कहानी थी। इस तरह की कहानियां उन्होंने लिखी थी, और भी कोई 10 कहानियां थी जिनको उन्होंने प्रकाशित किया। उन कहानियों की जो भाषा थी उसके विषय में वो स्वयं भूमिका में लिखते हैं, देहाती दुनिया की भूमिका में लिखते हैं। उनकी भाषा बहुत ही कृत्रिम और अलंकृत थी और जटिल थी और बोझिल थी। तो जब वो गांव जाते थे तो गांव में जो लोग थे वो उनको कहते थे कि तुम जो कुछ भी लिखते हो, ये तुम्हारी जो भी किताबें हैं वो हम लोग कुछ समझ में नहीं आती हैं, उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती हम लोगों को, उसकी भाषा। तो लिखते हैं अपनी भूमिका में वो कि मैंने तय किया कि मैं अब एक ऐसी ठेठ भाषा में एक उपन्यास लिखूंगा अपने गांव के लोगों के लिए। तो देहाती दुनिया जो उपन्यास है उसके बारे में विशेष बात यह है कि वो शिवपूजन सहाय के अपने गांव के लोगों की इच्छा पर के अनुसार उसकी भाषा का निर्माण हुआ। कथानक भी उसमें जो है वो उनके अपने जीवन का ही कथानक है एक तरह से। ये जो उपन्यास था ये 1923 में उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके पहले उन्होंने कुछ कहानियां जो लिखी थी उनकी भाषा के विषय में मैंने अभी जैसा आपको कहा कि वो अलंकरण वाली भाषा थी, संस्कृत बहुल भाषा थी। तो और एक दो और किताबें उन्होंने लिखी थी जो महाभारत के चरित्रों पर थी, जैसे भीष्म लिखा था, अर्जुन लिखा था। जी। जी। तो उनकी भाषा भी जो थी वो साहित्यिक भाषा थी। वो एक समय था जबकि साहित्य में जो है वो एक आंदोलन, उग्र आंदोलन चल रहा था कि हिंदी को कैसे फारसी के प्रभाव से और उसके दबाव से मुक्त किया जाए। तो इसलिए जो है वो जो उसकी भाषा थी, भीष्म और अर्जुन की जो भाषा थी, वो एक प्रांजल संस्कृत बहुल हिंदी की भाषा थी। जी। जी। देहाती दुनिया जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो उसके लिए उन्होंने एक नई भाषा का आविष्कार किया जो जन सुलभ भाषा थी, जिसको लोग, गांव के लोग पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। और एक विशेष बात जो है जिसकी तरफ परमानंद श्रीवास्तव जी ने भी अपनी भूमिका में लिखा है, एक विशेष बात ये थी कि उसमें गांव की जो भाषा होती है, गांव मैं भी गांव में रहा, उनके साथ भी रहा और मैंने खुद देखा उसको। गांव के लोगों की जो भाषा होती है उसमें मुहावरों का प्रयोग बहुत होता है, कहावतों का प्रयोग बहुत होता है। जैसे देहाती दुनिया उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे उस समय के अन्य उपन्यासों को या उसके बाद लिखे गए उपन्यासों को भी, जिनको आंचलिक उपन्यास कहा गया, उन उपन्यासों को भी आप देखेंगे, जैसे मैलांचल है या नागार्जुन जी के उपन्यास है, उन उपन्यासों को भी आप देखेंगे तो ऐसा उपन्यास आपको कोई नहीं दिखाई देगा जिसमें गांव में कही जाने वाली या गाए जाने वाली जो गीत हैं
वो गीत जो है वो बीच बीच में जो है सो उसमें उद्धृत होते हैं। देहाती दुनिया में लगभग हर एक परिच्छेद में, जितने भी परिच्छेद हैं उसमें 11 परिच्छेद करीब हैं, उसमें सभी परिच्छेदों के प्रारंभ में जो है वो एक ग्रामीण गीत की पंक्ति। आपका अंतिम जुड़ाव है ना 24 साल का, वो क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि जन्म मेरा हुआ था लहरिया सराय में, जब मेरे पिताजी थे। 1935 से 1939 के बीच की बात है, तो वहां मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मेरे माताजी का, मेरे जन्म के एक ही साल के अंदर मेरे माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद पिताजी जब छपरा चले आए, राजेंद्र कॉलेज छपरा में चले आए, मैं बिल्कुल एक छोटा सा बालक शिशु था। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 2-2.5 साल की होगी जब छपरा आए मेरे पिताजी। उस वक्त की तो चेतना उतनी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन 4-5 साल जब बीत गए छपरा में, मेरी माता का देहांत हो चुका था, इसलिए मैं अपने पिता के साथ ही हमेशा लगा रहता था, उनके साथ ही हमेशा लगा रहता था। वह एक समय था जिस वक्त से मैं छाया की तरह अपने पिता के साथ जो है वो जुड़ा रहा। यह सौभाग्य मेरे और भाई बहनों को नहीं था, या किसी को भी नहीं था। तो मैं उनके साथ रहा और उनका जो भी कार्यकलाप था, दैनिक कार्यकलाप था। फिर उसके बाद जब वो कॉलेज में पढ़ाने लगे, मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया था तो मेरा नाम स्कूल में लिखवा दिया गया। तो वो जो मेरा स्कूल था वो भी राजेंद्र कॉलेज छपरा के ठीक बगल में, वो उसका नाम भी राजेंद्र कॉलेजिएट था। तो राजेंद्र कॉलेजिएट स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया गया। तो अगल बगल थे दोनों, स्टोन्स थ्रो जिसको बोलते हैं। मैं पिताजी के साथ ही 24 घंटे तो रहता ही था। जब वो कॉलेज जाते थे तो उनके साथ ही मैं स्कूल जाता था, और जैसे ही स्कूल से मेरा पीरियड्स खत्म होता था तो उसके बाद मैं चला जाता था कॉलेज में जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाते होते थे, या तो मैं वहाँ स्टाफ रूम में उनका इंतजार करता था, या कभी कभी ऐसा होता था, छोटा बालक था मैं, भूख लग जाती थी स्कूल से निकलने के बाद, थोड़ी बेचैनी हो जाती है, बच्चों को आप समझ सकते हैं। तो मेरे पिताजी जब लेक्चर हॉल में लेक्चर देते होते थे तो मैं वहां जा करके खड़ा हो जाता था उसके दरवाजे पर, ताकि वो मुझको देख ले कि मैं आ गया हूँ स्कूल से, और वो मुझको देख भी लेते थे। और लड़के भी सब समझते थे, जितने लड़के थे स्टूडेंट्स थे वो सब भी जानते थे, सारी कहानी जानते थे वो। तो मैं वहां खड़ा रहता था तो मेरे पिताजी जो है तब, क्योंकि मेरे पिताजी जब लेक्चर्स देते थे, बाद में मुझको लगा जब वो लेक्चर्स देते थे तो इतनी तन्मयता हो जाती थी छात्रों में और प्राध्यापक में भी इतनी तन्मयता हो जाती थी कि समय का अंदाज ही खत्म हो जाता था। तो बहुत देर तक भी, पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद भी, घंटी बज जाने के बाद भी वो पढ़ाते रहते थे, और मेरे लिए ये बड़ी कठिनाई हो जाती थी, तो मैं वहां खड़ा रहता था। तो ये स्थिति थी उस वक्त। उसके बाद फिर उनके साथ ही मैं आता था, वो उनके साथ ही मैं कॉलेज से जब लौटते थे तो फिर वो स्नान करते थे। स्नान करने के बाद जो वो बगल में ही एक मंदिर था शिव जी का, धर्मनाथ जी का मंदिर कहते थे उसको, छपरा में, हम लोग के घर के बहुत निकट ही था वो, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था। तो उसके बाद शाम को जो है मैं अपने पिताजी के साथ, मतलब 24 घंटे मैं अपने पिताजी के साथ ही रहता था, उनके साथ ही सोता था, उनकी ही थाली में खाता था। और जहाँ वो काम करते थे एक छोटा सा कमरा था, ये बैठक जितनी 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 बड़ी ये बैठक है, करीब करीब इतनी बड़ी एक बैठक थी, और ठीक इसके बगल में जो आप एक बालकनी देख रहे हैं ना, उसी साइज का एक छोटा सा कमरा था, उसी में मेरे पिताजी का वो अध्ययन कक्ष था। एक दरवाजा था छोटा सा, और उसके पीछे जो कमरा था वो चारों तरफ से बंद था कमरा, उसमें कहीं कोई खिड़की नहीं थी, शांत कमरा था। उसी में मेरे पिताजी का अध्ययन कक्ष था, उसी में वो चटाई नीचे बिछी रहती थी, उसी चटाई पर लेट करके वो पढ़ते थे या काम करते थे या लिखते थे, तो मैं उनके पास ही बैठा रहता था। तो ये दैनंदिन कार्यक्रम हम लोग का यही था। तो इस तरह से जो है तो शैशव और बचपन तो इसी तरह से बीता छपरे में। छपरा से जब बाबूजी 1949 के दिसंबर में उनकी बुलाहट हुई पटना में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के लिए, तो त्याग पत्र दे करके उनको जाना था। तो छपरा का जो है सो तब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बंद हुआ,
और हम लोग पटना चले गए। मेरी जो 2 बहनें थीं और मेरे एक बड़े भाई थे, इन लोगों को पिताजी ने गांव भेज दिया, बहनों गांव भेज दिया, और मेरे बड़े भाई साहब को वहीं गांव के पास ही एक स्कूल, बक्सर में जो स्कूल था, हाई स्कूल, उसमें पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन मैं उनके साथ ही रहा, वो मुझको लेकर के ही पटना गए, और जहाँ वो रहते थे वहाँ मैं भी उनके साथ रहता था। ये सब मैंने लिखा भी है, जो मेरी किताब है दर्पण में वे दिन, उसमें भी मेरे शेषों का ये सब चित्र है। तो इस तरह पटना में रहे। पटना में फिर जिसको बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में जब वो रहे, तो कुछ दिन तक तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में जब वो रहे, तो कुछ दिन तक तो इधर उधर किराए के मकान में हम लोग रहते थे, बाबूजी रहते थे और मैं रहता था उनके साथ। लेकिन उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन में ही एक कमरा, एक फ्लैट जैसा था पीछे की तरफ, उसमें जगह मिल गई थी, तो हम लोग किराए पर उसी में चले गए थे। बाबूजी भी वहीं रहते थे और परिवार के लोग भी, और लोग जो थे वो सब आ गए थे, वहीं रहते थे साहित्य सम्मेलन में ही। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का जो दफ्तर था, कार्यालय जो था, वो भी हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में ही आ गया था। तो इसलिए हम लोगों का मेरा जो 1950 से लेकर के और 1959, जब तक बाबूजी वहाँ रहे, परिषद के निदेशक के रूप में रहे, 1959 में उन्होंने वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। तो 1959 तक वो वहीं रहे, साहित्य सम्मेलन भवन में ही रहे। और 1959 के बाद फिर जब वहाँ से वो सेवानिवृत्त हो गए, तो फिर वहाँ से डेरा भी हम लोग का वहाँ से अलग हो गया, एक दूसरे किराए के मकान में हम लोग चले गए। मैं तब तक एमए कर चुका था, 1959 में मैंने एमए कर लिया था, और एमए करने के बाद नौकरी पर मैं चला गया मुंगेर कॉलेज में पढ़ाने। तो पिताजी तो रहते थे पटना में और मैं मुंगेर से आता जाता रहता था, और उसके बाद जो है वो गांव जाना हम लोग का बराबर साथ होता था। गांव में घर था, बाबूजी का पूरा पुस्तकालय संग्रहालय गांव ही में था। एक लाइब्रेरी बनवाई गई थी, मैंने ही बनवाया था उसको। उसी में उनका सारा संग्रह था, करीब करीब बहुत बड़ा विशाल संग्रह था। पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा संग्रह था। उसमें हम समझते हैं करीब 8-10 हज़ार पत्र पत्रिकाएं थी और 4-5 हज़ार पुस्तकें थी पुरानी। तो हम लोग वहीं जाया करते थे, छुट्टियों में बाबूजी वहाँ जाते थे, और मैं तब तक बड़ा हो गया था, कॉलेज में पढ़ता था। तो मुझ पर ये जिम्मेवारी एक तरह से आ गई कि मैं उसकी देखभाल करने लगा। उसी समय से मेरे बड़े भाई साहब जो थे, वो इन सब सारी चीज़ों में कोई भी उनको अभिरुचि नहीं थी, वो सब उदासीन रहते थे, वो अपने अध्ययन में ही रहते थे हमेशा। अंग्रेजी के प्रोफेसर वो भी थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अंग्रेजी में गया, मैंने कहा। जी जी। लेकिन उसके बाद जो है भाई साहब जो थे मेरे आनंद मूर्ति जी, वो तो बिल्कुल घर के काम काज से उनको कोई मतलब नहीं, बिल्कुल उदासीन रहते थे, वो उसमें कोई उनकी अभिरुचि नहीं थी। तो सारा भार एक तरह से घर का, माँ थी ही नहीं, 2 बहनें थी, वो दोनों बहनें गांव में ही रहती थी, वहां से उनकी शादी हो गई थी, तो वो अपने अपने ससुराल चली गई थी। तो गांव का जो भी खेती बाड़ी थी, उसका जो हिसाब किताब था, या घर का जो हिसाब, मतलब मैं घर का एक मुखिया जैसा हो गया। और उसी के साथ साथ बाबूजी के पुस्तकालय का और उनके संग्रहालय का जो संरक्षण का भार था, वो भी मेरे ऊपर पूरी तरह आ गया। 1963 में पिताजी का देहांत, 1963 में उनके देहांत होने के समय में मुंगेर कॉलेज में पढ़ाता था। तो आना जाना पटना होता रहता था, मैं पढ़ाता था वहीं। विवाह भी मेरा हो गया था 1963। तो उसके बाद जो है वो 1963 में जब पिताजी का देहांत हो गया, तब उसके बाद मैं इस काम में लगा। उनका जो संग्रहालय था, विशाल पत्रों का एक भंडार था, जो साहित्यकारों के पत्रों का भंडार था, वो था, उसको हम लोग पटना ले आए थे। उसको व्यवस्थित करना था, उसका वर्गीकरण करना था, ये सब इसी काम में मैं लगा रहा। इन सब की चर्चा है मेरी पुस्तक जी में। जी। उसी समय रामविलास जी आए थे पत्रों की खोज में,
जिसकी मैंने चर्चा की है अपने पुस्तक में। तो ये सिलसिला चला। फिर उसके बाद मेरा अपना जीवन जो उसके बाद का था, प्राध्यापकीय जीवन जो था, मुंगेर में मैं रहा। मुंगेर से फिर मैं पटना चला आया। 1988 में मैं पटना चला आया। 1960 से 1988 तक मैं मुंगेर कॉलेज में रहा जी। और 88 में मैं पटना चला आया और पटना में 10 साल मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ाता रहा। उसके बाद 1999 में रिटायर किया वहाँ से। और रिटायर करने के 1 महीना पहले ही मुझको वहाँ से, यमन से जो है वो आमंत्रण आया था। जी। तो मैं चला गया यमन में। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, ताइज करके शहर था, वो उसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था। 3-4 साल मैंने वहाँ पढ़ाया जी। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। और इसी दौरान मैं बाबूजी के साहित्य समग्र के संपादन का काम भी मैं जी करता रहा। उनकी डायरियों को, सारी 50 डायरियां थी, छोटी छोटी डायरी थी, गीता प्रेस वाली छोटी छोटी डायरी थी, छोटे छोटे पृष्ठों पर ही लिखी हुई थी। उन 50 डायरियों में से सारी डायरियों के जितनी भी डायरियां थी उन सारी डायरियों का फोटोकॉपी कराया। पहले तो पेज बाई पेज फोटोकॉपी सारा कराया और उन सारी चीजों को लेकर के मैं जाता था यमन और वहां उनका संपादन करता था डायरियों का। जी। फिर उसके बाद जब यमन से लौट के चला आया 2002 में, वहां से मैं चला आया, वहां से त्याग पत्र दे दिया मैंने, चला आया। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मैं चला आया वहां से। 2002 में मैं जब आ गया तब उसके बाद बनारस में मैं रहा अपने लड़के के साथ। और वहां रहते हुए ही मैंने 2002 से लेकर के फिर कुछ दिन में दिल्ली में भी रहा उस बीच में। लेकिन इस दौरान जो है वो मेरा काम जो है वो समग्र पर चलता रहा और बाबूजी के सारे साहित्य पर जो है वो मेरा काम चलता रहा। मैंने और कोई काम अपने जिम्मे नहीं लिया। अपना लिखना पढ़ना सब मैंने छोड़ दिया। मेरी कोई किताब उस वक्त प्रकाशित नहीं हुई। 2002 में तो लौटा था वहां से, यमन से। उसके बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया था तो उससे कुछ थोड़ा अव्यवस्थित था तो चला गया था दिल्ली। और दिल्ली से जब लौट के आया 2006 में, 2006 के बाद जो है वो 2006 से लेकर के 2010 तक करीब 5 साल मैंने पूरा का पूरा जो है वो साहित्य समग्र के संपादन में दिया, 10 खंडों में जो एक निकला है। और उसके बाद 2011 में वो समग्र जो है वो प्रकाशित हुआ। कि हम लोगों ने पिताजी के नाम पर उनकी स्मृति में एक न्यास की स्थापना की और उस न्यास के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम कराए, स्मारक व्याख्यान कराए। मेरी माताजी के नाम पर एक साहित्य गोष्ठी मेरे पिताजी ने स्थापित की थी, बच्चन देवी साहित्य गोष्ठी। तो उस साहित्य गोष्ठी का भी समारोह हम लोगों ने किया। ये सारा विवरण जो है वो हमारे किताब में ब्लॉग पर है। नहीं, ब्लॉग भी है, ब्लॉग भी। जी हाँ, शिव पूजन ब्लॉग स्पॉट का एक ब्लॉग है, उस पर ये सारा विवरण है न्यास के कार्यकलाप का। तो न्यास ने बहुत सारा काम किया। फिर उसके बाद जो गांव में जो हम लोग का पुस्तकालय था इसके विषय में मैंने अभी आपको बताया, करीब 4-5 हजार पुस्तकें, उसमें दुर्लभ पुस्तकें थी। हिंदी का कोई भी ऐसा लेखक नहीं था आज जिसकी हम चर्चा करते हैं नवजागरण काल के, कोई छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लेखक, प्रेमचंद, इलाचंद जोशी हो या वृंदावन लाल वर्मा हो या मैथिली शरण गुप्त हो या निराला हो या प्रसाद हो या प्रेमचंद हो, कोई भी लेखक बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा ऐसा नहीं था जिसकी पुस्तकों के प्रथम संस्करण वहां नहीं हो उस पुस्तकालय में। तो बहुत बहुमूल्य संग्रह था। उसमें बहुत सारी चीजें लोगों ने गायब भी की, जो होता ही है हम लोग यहाँ। बहुत सी किताबें लोग ले गए, चुरा ले गया, बहुत सारे लोगों ने चुराया उसमें से किताबें। लेकिन जो भी था, अब जो है उसमें करीब 3,500-4 हजार पुस्तकें पर रह गई थी। तो उनको मैंने वहां से, गांव से बाद में जो है वो उनको ला करके पटना में एक गांधी संग्रहालय है, उस गांधी संग्रहालय में उसको स्थापित किया है। अब वो सारी पुस्तकें वहां हैं, आप कभी भी जाकर देख सकते हो। बहुत दुर्लभ पुस्तकें हैं, पुरानी सब रेयर जो बुक्स होती हैं वो सब वहां पर हैं।
इसमें लोग अभिरुचि नहीं लेते हैं। जी जाके देखना चाहिए लोगों को कि उस जमाने के लेखकों की सारी पुस्तकें वहां दिखाई पड़ेंगी आपको। तो ये काम हुआ, इस तरह का बहुत सारा काम हुआ। उन पर कई फिल्में बनी, कई वीडियोस बने, जो अभी यूट्यूब में भी हैं। तो इस तरह का काम यहाँ ने बहुत कुछ किया। जी कहने का तात्पर्य ये है कि जो हिंदी के इस तरह के लेखक थे, उन लोगों ने हिंदी का और साहित्य का काम किस तरह से किया और किस तरह से उसको स्थापित किया और आगे बढ़ाया, इसको फिर से देखने की जरूरत है। नई पीढ़ी को यह देखना चाहिए कि यह विरासत कैसे जो है वो स्थापित हुई है, कैसे बनी है, ये इमारत कैसे बनी, किन लोगों ने बनाया इसको देखने की जरूरत है। और यह देखने के लिए आपको फिर उन पुस्तकालयों को और उन रेयर बुक्स की तरफ जाना होगा। तो वहां आप जाएंगे तो आपको वो पुराने समय में क्या क्या हो रहा था साहित्य में, ये सब देखने को मिलेगा। तो मैंने अपना सारा समय इसी में लगाया। जी और मैं समझता हूँ कि मैंने जो इसमें काम किया है, इस तरह का काम शायद ही किसी और ने किया। जी 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 क्योंकि आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रेमचंद जी, अब प्रेमचंद जी के यहाँ आप जाएंगे अगर, उनके जो लोग हैं, अब तो अमृत राय जी भी नहीं है, आलोक राय हैं उनके लड़के। उसी तरह से निराला जी के जो पुत्र थे रामकृष्ण जी, वो भी नहीं है अब। प्रसाद जी के जो पुत्र थे रत्नशंकर जी, वो भी अब नहीं है। मैं सबसे मिला, मेरा सबसे परिचय था, सबसे मैं मिला। लेकिन मैंने ये देखा, जैसे प्रसाद जी के यहाँ भी बराबर जाता, चूंकि बनारस में था तो वहां बराबर जाता रहता था। रत्नशंकर जी से मैंने बहुत एक लंबा इंटरव्यू लिया था। लेकिन मैंने ये देखा कि प्रसाद जी से संबंध बहुत कम चीजें अब दिखाई पड़ती हैं वहां। मुझे तो प्रेमचंद जी से संबंध कुछ भी नहीं है, निराला से संबंध अब कुछ भी नहीं कहीं देखने को मिलता है। तो अब ये इतने बड़े बड़े लेखक थे, इनके पत्र तक नहीं मिलते हैं। जी जी रामविलास जी को निराला जी की जीवनी लिखने के क्रम में, रामविलास जी बहुत चतुर व्यक्ति थे। यह पक्ष जो है वो लोगों को नहीं ज्ञात है। बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने शुरू से ही निराला जी के साथ रहते हुए निराला जी की सारी चिट्ठियां जो आती थी निराला जी के पास, वो सारी चिट्ठियां वो उनसे ले करके ले लेते थे और अपने पास रखा। उन्होंने एक अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन वो सारी चिट्ठियां जो निराला जी की लिखी हुई थी या निराला जी के यहाँ आती थी, वो सारी चिट्ठियां रामविलास जी अपने पास रखते थे, तो वो तो रह गई। लेकिन प्रेमचंद जी की लिखी हुई चिट्ठियां जो थी, जो दूसरों के यहाँ मिली, वो तो छपी हैं। लेकिन शिवपूजन साय ने अगर प्रेमचंद को कुछ लिखा या बनारस चतुर्वेदी ने कुछ उनको लिखा, तो वो पत्र कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उन लोगों ने नहीं रखा। जबकि आप देखेंगे अंग्रेजी में स्थिति ये है, केवल एक उदाहरण लीजिए, डीएच लॉरेंस का लीजिए। तो डीएच लॉरेंस के करीब 17,000 पत्र जो हैं वो प्रकाशित हैं, और सारे बड़े लेखकों की पांडुलिपियां, उनकी किताबों के प्रूफ, जितने भी पांडुलिपियां हैं, जितने भी प्रेस कॉपीज हैं, जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी उनके चिट्ठियां हैं उनके पास, या और जो भी चीज़ें उनके पास थी, वो सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ ने खरीद करके अपने यहाँ, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, उन सबों ने खरीद करके उनका आर्काइव्स बनाया अपने यहाँ। जी एक एक लेखक का बड़ा बड़ा आर्काइव है, वहाँ जा करके आप सारी चीज़ें उनको देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी शिवपूजन सहाय अकेले एक व्यक्ति हैं जिनकी चीज़ों को मैंने संभाल करके सुरक्षित रखा है। सारी चीजें हम लोगों ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में दे दी है। बाबूजी की सब डायरी वही है। बाबूजी का जितना पत्राचार था, करीब 6-7 हजार पत्र थे उनके पास, वो सब हम लोगों ने वहाँ दे दिए। पत्रिकाएं जितनी थी वो सब हम लोगों ने वहाँ दे दी। बहुत सारी पुस्तकें हम लोगों ने वहाँ दे दी।
और जो बाकी बची थी वो पटना में दे दिया। तो ये सारी चीजें सुरक्षित तो हैं जी और किताबों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लेखक के से संबद्ध जो है पांडुलिपियों के रूप में जो चीजें हैं। या अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, देहाती दुनिया जो 1923 में जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, देहाती दुनिया जब 1923 में बाबूजी जब कलकत्ते में थे, उन्होंने लिखना शुरू किया जी तो उनके मित्र थे राम गोविंद त्रिवेदी करके। वो राम गोविंद त्रिवेदी ने भी अपना एक नया प्रकाशन उस वक्त भारती मंदिर करके या इस तरह से करके कोई प्रकाशन कलकत्ते में शुरू किया था और शिव पूजन सहाय की पुस्तकों से ही वो प्रकाशन शुरू हुआ था। भीष्म वहीं से छपा था और अर्जुन वहीं से छपा था, महिला महत्व वहीं से छपा था और देहाती दुनिया भी वहीं से छप रही थी। बाबूजी लिख रहे थे और छप भी रही थी। 5 फर्मे उसके छपे थे। वो पांचों फर्मे आज भी हम लोगों के पास है। जी जी आप कोई एक दूसरा उदाहरण दीजिए किसी दूसरे लेखक का, कोई एक चीज आपको नहीं मिलेगी। निराला की कोई एक चीज आपको नहीं मिलेगी, प्रेमचंद की कोई एक चीज नहीं मिलेगी। प्रेमचंद की कुछ पांडुलिपियां वगैरह जो है वो कहीं हैं, मुझको मालूम हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो लेखक हुए उन लेखकों की जो सामग्री थी उसका कोई रख रखाव नहीं हुआ, कोई संरक्षण नहीं हुआ। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे विश्वविद्यालयों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि विदेशों के जो विश्वविद्यालय हैं वो इसको सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। जी वो साहित्य की जो परंपरा है उसके संरक्षण को सबसे अधिक प्राथमिकता वो देते हैं। एक हमारे मित्र हैं हितेंद्र पटेल, शायद आप लोग जानते होंगे उनके इतिहास के, जी जी आजकल फेसबुक पर बहुत लिखते भी हैं। उन्होंने लिखा था कि पुस्तकालयों के विषय में लिखा था, उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट लिखा था, मैंने उस पर लिखा उनको कि आप पढ़िए, शिव पूजन सहाय ने जो पुस्तकालयों पर लिखा है उनके निबंधों को आप पढ़िए। चाहे 4 ही 5 निबंध हैं और कुछ टिप्पणियां हैं जो पुस्तकालयों पर शिव पूजन सहाय ने लिखी हैं, लेकिन आप उनको पढ़िए और देखिए उसमें कितनी सूचनाएं हैं और कितने सुझाव हैं। और खुद शिव पूजन सहाय ने अपना पुस्तकालय कितने ढंग से जो है सो उसको संकलित किया, संग्रहित किया और उसको रखा। और ये संस्कार मुझको दिया उन्होंने। हितेंद्र पटेल जो लिखा तो मैंने उसमें लिखा था, उस फेसबुक के पोस्ट पर मैंने कमेंट में लिखा था कि यह काम तो विश्वविद्यालयों को करना चाहिए और यूजीसी को करना चाहिए। जी जी यूजीसी को इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए, जिस कमेटी को ये भार दिया जाए कि वो अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी पुस्तकालय हैं उन सारे पुस्तकालयों का एक सर्वेक्षण कराए और उनको कैटेगराइज करे, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं, जो बहुत साधारण है उनको छोड़ दे, जो सबसे महत्वपूर्ण है जहां संग्रह बहुत अच्छे हैं उनका एक सर्वेक्षण कराए और क्षेत्रीय ढंग से सभी विश्वविद्यालयों के जिम्मे उनको लगा दे। अब उत्तर प्रदेश में कई अच्छे पुस्तकालय अभी भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को उसमें कोई अभिरुचि नहीं है। बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय हैं, एक तो हम ही लोगों का पुस्तकालय है, 3,000 पुस्तकें हैं, 3,500 पुस्तकें हैं, लेकिन वो सब इतनी दुर्लभ पुस्तकें हैं, लेकिन बिहार सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। बिहार पटना विश्वविद्यालय को उसको कोई चिंता नहीं है। तो मैंने यही सुझाव दिया था कि क्षेत्रीय स्तर पर यूजीसी को एक योजना बनानी चाहिए कि हर प्रांत के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों को अनुदान दे करके ये भार दिया जाए कि वो अपने क्षेत्र के पुस्तकालयों का संरक्षण करें, उनका सर्वेक्षण कराएं और अपने छात्रों को वहां भेजें, उनका सर्वेक्षण करने के लिए उन पर रिपोर्ट तैयार कराएं, उन पर शोध कराएं। इस तरह का काम विश्वविद्यालयों को कराना चाहिए। तब हमारी जो पुरानी विरासत है वो विरासत जो है वो हमारे सामने आएगी कि हमारी पुरानी विरासत क्या थी, क्योंकि हम लोग उनको देखते नहीं है, जाते नहीं उनके पास। अब जैसे मैंने आपको अपने पिताजी के पुस्तकालय की ही बात कही, पढ़ा हुआ है वो पुस्तकालय, एक व्यक्ति नहीं जाता है वहां उसको देखने के लिए पढ़ने में। अब विश्वविद्यालय है वहां पटना में, 2-2, 3-3 विश्वविद्यालयों का यह है मुख्यालय, कोई किसी को उसकी कोई चिंता नहीं है। जी तो विश्वविद्यालयों को इसमें अभिरुचि लेनी चाहिए। पिताजी के साथ आप रहते थे तो पिताजी के से मिलने वाले कई लोग आते थे आपके,
और बहुत सारे संस्मरणों में उन्होंने अलग अलग लोगों का उल्लेख भी किया है। तो कौन से लोग थे जिनके साथ बाबूजी की, शिवभूषण सहाय जी की निकटता सबसे अधिक रही? देखिए, बाबूजी के साथ विशेषता एक क्या थी कि 1940 जब वो छपरा आए, छपरा आने के बाद व्यवस्थित ढंग से प्रतिदिन की डायरी उन्होंने लिखी। मैंने अभी आपको बताया कि करीब 50 डायरी थी जो अब संग्रहित हो गई है समग्र में, संपादित होकर के, मतलब उनमें हर एक पन्ना नहीं छपा है। जो बहुत पारिवारिक प्रसंग थे वो वाले अंश नहीं छपे हैं, लेकिन जो साहित्यिक महत्व के थे वो सब कुछ छपा हुआ है। तो 1940 से लेकर के 1963 तक 20-22 साल की प्रतिदिन की डायरी जो है वो शिवभूषण सहाय की समग्र में छपी हुई है। आप उस डायरी को पढ़ेंगे तो इन 20 वर्षों का हिंदी साहित्य की जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे आप परिचित हो सकते हैं। वो एक अलग विषय है जिस पर शोध हो सकता है। शिवभूषण सहाय की जो 22 साल की डायरी है वो एक अलग विषय है जिस पर एक शोध हो सकता है कि साहित्यिक महत्व की कितनी चीजें उसमें हैं, कितने संकेत उसमें हैं, कितने सूत्र उसमें मिलते हैं, साहित्य से संबंध, साहित्यकारों से संबंध, उस समय के साहित्यकार। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमारे बड़े भाई साहब के दामाद हैं विमल कुमार, आप लोग जानते होंगे जी। तो विमल कुमार लिखते उठते रहते हैं। मैं वो जो जो डायरियां हैं जो छपी हैं समग्र में, उन्हीं के आधार पर उन्होंने उसमें से कुछ चीजों का रहस्योद्घाटन, जो कहेंगे रहस्योद्घाटन किया है। एक चीज मैं बताता हूँ, नवजादिक लाल श्रीवास्तव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जी, मतवाला लखनऊ मंडल। में। जी। नवजादिक लाल श्रीवास्तव महादेव प्रसाद सेठ के मैनेजर थे और शिवभूषण सहाय और निराला जी ये दोनों बालकृष्ण प्रेस में ही रहते थे सेठ जी के साथ। सेठ जी ने खुद ही इन लोगों को बुला के अपने पास रखा हुआ था। तो निराला जी और शिवभूषण सहाय जब उनके साथ नवजादिक लाल जी के साथ रहते थे तो थोड़ा सा नवजादिक लाल जी थोड़ा व्यवसायी वृत्ति के व्यक्ति थे, जिसके कारण कुछ मनोमालिन्य हो गया आपस में, मतवाला मंडल भंग हो गया और निराला जी भी छोड़ के वहां से चले गए और शिवभूषण साहब वहां से छोड़ के चले गए। तो नवजादिक लाल श्रीवास्तव जो थे वो थोड़े व्यवसायी वृत्ति के आदमी थे, साहित्य से भी संबंध था, कुछ साहित्य भी लिखा है उन्होंने, लेकिन वो बेसिकली जो है वो एक मैनेजरियल किस्म के आदमी थे, जिसके कारण जो है वो शिवभूषण साहब भी वहां से अलग हुए और जिसके कारण निराला जी भी अलग हुए। ये रामविलास जी की किताब में भी इसका विवरण है, थोड़ा सा संकेत है, बहुत ज्यादा विवरण नहीं है, संकेत है। बहुत कम उम्र में नवजादिक लाल जी का देहांत हो गया, 1939 में ही उनका देहांत हो गया। 1939 में उनकी उम्र 40-45 साल की उम्र थी। नवजादिक लाल जी का देहांत हो गया तो परिवार गांव में रहता था, छोटी मोटी काश्तकारी थी, वो अभाव की स्थिति में, गरीबी की स्थिति हो गई थी। तो निराला जी और शिवभूषण सहाय ने ये तय किया था कि नवजादिक लाल जी के परिवार की सहायता कैसे की जाए। तो निराला जी को जो भी पुरस्कार मिलता था या जो भी रॉयल्टी आती थी या जो भी कुछ पैसा आता था, उसमें से वो जरूर कुछ न कुछ जो है वो नवजादिक लाल जी के परिवार को भेजते थे। अब ये था कि निराला जी अपने इस मामले में बहुत व्यावहारिक थे नहीं, रुपए पैसे के मामले में व्यावहारिक थे नहीं। आप पढ़िए शिवभूषण सहाय का संस्मरण, उन्होंने लिखा है कि वो तो तकिया के नीचे जो है जो रुपया रखते थे, जो भी कहीं से आया रुपया वो तकिया के नीचे रखते थे। अब उसमें से कौन कितना ले गया इसकी भी उनको चिंता खबर नहीं रहती थी। इतने लापरवाह आदमी थे इस मामले में निराला जी। नवजादिक लाल जी के परिवार में हम लोगों का संबंध भी हुआ। मेरे बड़े भाई साहब की शादी उनकी नवजादिक लाल जी की पुत्री से हुआ था, पहली शादी, जो मर गई बेचारी भाभी मेरी। तो नवजादिक लाल श्रीवास्तव की विधवा को
जो पैसे देने थे, जो आते थे निराला जी के पास, जो आती थी रकम, वो उनको भेजना था। तो निराला जी सीधे ये सब काम नहीं करते, वो महादेवी जी को दे देते थे। महादेवी जी उनकी व्यवस्थापिका थी, वो सारा काम देखती थी। उनके जो फाइनेंशियल जो उनका था अफेयर्स, वो फाइनेंशियल अफेयर्स की कंट्रोलर जो थी वो महादेवी जी थी इलाहाबाद में, आपने पढ़ा भी होगा। तो महादेवी जी के पास उन्होंने रुपए दे दिए थे। और ये बात जो है वो महादेवी जी के समय में दो बातें हैं, एक तो ये और एक और मैं भी बताता हूँ आप, जो बाबू जी की डायरी में लिखा हुआ है। मैं कोई ऐसी बात नहीं आपको कहूंगा जिसका प्रमाण नहीं हो। तो निराला जी ने जो रुपए महादेवी जी को दिए नवजादिक लाल श्रीवास्तव की विधवा के यहाँ भिजवाने के लिए, उन रुपयों को महादेवी जी ने जो है वो नहीं भिजवाया, कुछ थोड़ा सा भिजवाया, बाकी सब रख लिया। इसकी चर्चा शिवपूजन साहब ने खुद की है। शिवपूजन साहब ये इस तरह की बातें नहीं लिखते थे, लेकिन उन्होंने लिखा है इसको। और महादेवी जी के विषय में एक और बात लिखी है, उसी समग्र में है। जैसे मैंने आपको कहा ना, उस पर एक शोध किया जा सकता है कि हिंदी के साहित्यकारों में के बारे में जो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये कैसी बातें होती थी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि महादेवी वर्मा को बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की तरफ से एक ग्रंथ लिखने के लिए कोई एक अग्रिम राशि दी गई। उनकी डायरी में लिखा हुआ है 5,000 रुपये करीब उनको दिए गए थे। महादेवी जी ने, बाबू जी ने लिखा है कि महादेवी जी ने न वो ग्रंथ लिखा और न वो रुपए वापस कराए। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी आप ये देख सकते हैं, इससे एक चित्र भरता है कि उस वक्त का जो साहित्यिक परिवेश था, उस साहित्यिक परिवेश में इस तरह की चीजें कैसे होती थी। इसकी तरफ भी लोगों को, जैसे जीवनियां जो लोग लिखते हैं, अब जैसे रामविलास जी ने निराला जी की जो जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ गोपनीय ही रखा है, उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया। जैसे नवजादिक लाल श्रीवास्तव वाला जो प्रसंग है, वो उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं किया है क्या हुआ था। नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने शिवपूजन साहब के साथ भी और निराला के साथ भी बड़ा अन्याय किया था, जिसके कारण ये लोग वहां से क्षुब्ध होकर के अलग हुए थे। तो इसको बहुत स्पष्ट उन्होंने नहीं लिखा है। रंगभूमि का जो संपादन किया शिवपूजन साहब ने, वो साहित्य की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद के उपन्यास कला के विकास में एक मुकाम है। रंगभूमि, वहां से फिर प्रेमचंद का जो श्रेष्ठ उपन्यास जो उनके हैं, वो पहला श्रेष्ठ उपन्यास उनका रंगभूमि ही है। तो रंगभूमि का जो संपादन किया था शिवपूजन साहब ने, साहित्य में उसका बहुत महत्व है जी। इसलिए कि रंगभूमि के संपादन के बाद ही उपन्यास या कथा साहित्य को एक सुव्यवस्थित कथा भाषा मिली, जिसको प्रेमचंद ने आगे बढ़ाया। उनके उपन्यासों में वो आगे बढ़ी और फिर और लोगों के उपन्यासों में वो कथा भाषा जो है और विकसित होती चली गई। तो इस दृष्टि से शिवपूजन साहब का जो ये योगदान था, इसका अपना एक महत्व है। जो साहित्यकार आते थे उस समय, उनमें से किसके साथ बाबूजी की निकटता सबसे ज्यादा थी? निराला जी सबसे अधिक जो उनकी अंतरंगता थी उनके साहित्यिक जीवन में, यदि किसी से भी थी तो दो व्यक्तियों से थी। शुरू में तो पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा से थी जी, जो उनके सहपाठी भी थे, सहकर्मी भी थे और एक प्रकार से साहित्यिक गुरु भी थे। बड़े ही प्रतिभावान पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा, उनका बहुत कम उम्र में देहांत हो गया, 34 साल की उम्र में। बाबूजी का जन्म और ईश्वर प्रसाद शर्मा का जन्म एक ही वर्ष में हुआ था और वो मर गए 1927 में। तो 27 साल और 60 साल, 34 साल में मर गया। बड़े प्रतिभावान।
तो बाबूजी के जीवन में अंतरंगता जो थी वो सबसे अधिक अगर किसी के साथ थी सबसे शुरू में तो ईश्वर प्रसाद शर्मा के साथ थी, और उसके बाद अगर किसी से हुई वो निराला से हुई, और वो अंत तक निभी। आप उनका संस्मरण अगर पढ़ेंगे तो 1961 में जब बाबूजी मिलने गए, निराला जी बहुत बीमार रहा करते थे और अखबारों में इसकी बहुत चर्चा होने लगी थी कि सरकार की उदासीनता क्या है, और फिर निराला जी अस्पताल नहीं जाते थे, जिद करते थे। तो इन सब की जो चर्चा होती थी तो बाबूजी को चिंता होती थी, तो बाबूजी मिलने गए उनसे इलाहाबाद। इसकी उन्होंने उस संस्मरण में चर्चा की है, वो आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि ये अंतरंगता कैसी अंतरंगता थी। और कुछ वैसे ही अंतरंगता मेरे पिताजी की प्रेमचंद जी के साथ भी थी और प्रसाद जी के साथ भी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी निराला के साथ थी। सबसे अधिक निराला के साथ थी, और निराला के बाद अगर उनकी अंतरंगता किसी से थी तो प्रेमचंद से थी। वो क्यों? वो इसलिए कि माधुरी में तो रहे ही बाबूजी प्रेमचंद जी के साथ, माधुरी के बाद वहां से क्षुब्ध होकर के शिवपूजन साहब भी अलग हो गए दुलारे लाल के व्यवहार से, और ये प्रेमचंद जी भी वहां से क्षुब्ध होकर के चले आए और अपना प्रेस स्थापित किया। मेरी एक और किताब है प्रेमचंद पत्रों में, प्रेमचंद से संबद्ध जितने भी पत्र हैं या प्रेमचंद के जो पत्र हैं या मेरे पिताजी के जो पत्र हैं वो सब उसमें छपे हैं। उसमें ये कथा है, बाबूजी जो है वो लखनऊ से चले आए बनारस, कोई नौकरी नहीं थी, फ्रीलांसिंग ही करते थे, एडिटिंग का काम करते थे। और प्रेमचंद जी भी जो वहां से चले आए, उनकी कोई नौकरी नहीं थी, उन्होंने अपना प्रेस खोल लिया था, अपनी ही किताबें छापते थे और हंस का प्रकाशन शुरू किया था उन्होंने। ये सारी कथा जो है वो शिवपूजन साहब के संस्मरण में है संक्षेप में। जी, कि ऐसी कोई घटना आप बता सकते हैं जिसके आप गवाह रहे हों? हाँ जी, किसी साहित्यकार के साथ कि वो आए हों और आपने उस अंतरंगता को देखा हो जो लिखा नहीं बाबूजी ने है। दुर्घटना के कोई घटना इस तरह की हुई हो जब वो आए हों मिलने के लिए? मिलने के लिए तो अब जैसे एक बहुत ही हास्य प्रसंग जैसा है जी, निराला जी से ही संबंध। निराला जी को लोगों ने आमंत्रित किया था, सुहृद संघ करके एक संस्था थी मुजफ्फरपुर, साहित्यिक संस्था थी। मुजफ्फरपुर एक बहुत बड़ा केंद्र था बिहार में, हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जैसे आरा था उसी तरह से मुजफ्फरपुर था। वहाँ एक सुहृद संघ करके एक संस्था थी, साहित्यिक संस्था थी, तो उसके समारोह, उसके अधिवेशन वगैरह हुआ करते थे। उसमें निराला जी को बुलाया था उन लोगों ने। निराला जी मुजफ्फरपुर से जब वो लखनऊ जा रहे थे तो रास्ते में छपरा पड़ता था, तो वो छपरा उतर गए थे शिवपूजन साहब से मिलने के लिए। और शिवपूजन साहब से शायद बातचीत हुई होगी कि वो आएंगे तो उनको कॉलेज में भी ले जाएंगे और वहाँ उनका पाठ वगैरह होगा। उस समय ये सब होता था। तो निराला जी आए, बाबूजी ने अपने संस्मरण में, उसी संस्मरण में लिखा है। लेकिन बहुत सी बातें जो मैं अभी बताऊंगा आपको या बता रहा हूँ, ये उन्होंने अपने संस्मरण में नहीं लिखा है, ये हम लोगों की जानकारी में था क्योंकि मैं वहीं था। तो निराला जी जब आए, एक तो बात उन्होंने लिखी है कि जब निराला जी आए तो जिस रिक्शे से आए, उस रिक्शे वाला जो था उसकी गंजी बिल्कुल फटी हुई थी, धोती भी उसकी फटी हुई थी, पहने हुए था। तो निराला जी ने बाजार में रोक करके रिक्शा और उसके लिए नई गंजी और नया धोती खरीद करके उसको दिया था। ये उन्होंने बाबूजी ने अपने संस्मरण में लिखा है। खैर वो जो हमारे यहाँ आए, छपरा में जो हम लोग का घर था उसमें आए निराला जी, सुबह सुबह का वक्त था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो बाबूजी का उनके साथ ही छाया की तरह रहता था, कहीं मैं नहीं रह जाता था, वहाँ थी ही नहीं।
और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था। मेरे पिता का व्यक्तित्व बड़ा स्नेही व्यक्तित्व, तो मैं उन्हीं के साथ ही रहता था। तो उस वक्त भी मैं उन्हीं के साथ था। सुबह सुबह का वक्त था, निराला जी आए, और जब अंदर आए मेरे पिताजी उठ करके, वो जो उनका कमरा छोटा सा था उस कमरे से निकले जिसमें वो रहते थे, पढ़ते लिखते थे। वहां से जब आए, निराला जी को देखा उन्होंने, तो निराला जी से गले मिलने लगे, और मैं वहीं था। तो निराला जी को ये पता था कि मेरी माता का देहांत हो गया, ये सब तो पता होगा ही लोगों को। तो मुझको उन्होंने जो देखा तो उन्होंने मुझको उठा लिया, उठा करके और अपने कंधे पर बैठा लिया, जैसा होता है वो कंधे पर बैठा लिया। मैं बहुत छोटा था, मैं समझता हूँ उसमें मेरी उम्र 1942 की बात है ये, तो 3 साल 2.5 साल 3 साल का मैं रहा हूँ। तो जब उन्होंने अपने कंधे पर बैठा लिया तो मुझको बड़ा डर लगने लगा। वो बड़े लंबे चौड़े आदमी थे निराला जी, मैंने बहुत बड़े बड़े उनकी जुल्फें थी, बाल बहुत बड़े बड़े थे उस वक्त रखते थे वो निराला जी। मैंने उनके सारे बाल पकड़ लिए और बैठा रहा उनको, और जब तक वो बाबूजी से बात करते रहे मुझको उन्होंने अपने कंधे पर ही रखा, बहुत प्यार किया। तो खैर एक तो ये तो मेरी स्मृति में है मेरे। और उसके बाद क्या हुआ कि निराला जी सुबह सुबह आए थे। खास प्रसंग ये हुआ कि निराला जी सुबह सुबह आए थे तो उनको शौच जाना था। तो बाबूजी से उन्होंने कहा मैं जरा शौच से निवृत्त होऊंगा। तो हम लोग के यहाँ एक नौकर रहता था, भागवत नाम था, लड़का था उस वक्त, वो भी हम समझते हैं उसकी उम्र क्या होगी सर, 16 17 18 साल की उम्र होगी उसकी। भागवत की नौकर था हम लोग यहाँ बाबूजी का। तो बाबूजी ने भागवत तो निराला जी को जैसा शौच जाना है, तो ले गए उनको। तो जो मकान हम लोग का था, तो जहाँ शौच था, उस जमाने में शौच तो होता था पुराने ढंग का जो होता था शौच, संडास वाला, तो उस तरह का शौच था। तो मकान के एकदम दक्षिणी छोर पर जो है शौच था, और उधर एक बरामदा था, वहीं पर एक नल था, वहां पर एक लोटे में पानी रखा हुआ था। तो निराला जी जो गए तो हड़बड़ी में, शौच की हड़बड़ी में उन्होंने लोटा उठाया और चले गए शौच में। तो शौच में जाने के बाद, शौच से निवृत्त होने के बाद अचानक वहां से जो वो चिल्लाने लगे कि शिवजी शिवजी, शिवजी कहते थे लोग बाबूजी को। तो शिवजी शिवजी से इस लोटे में क्या है? तब भागवत को पता चला, भागवत वहीं पर था, तो भागवत को पता चला। तो हुआ ये था कि उस लोटे में भागवत ने रात में जो है सो चना भिगो करके रख दिया था, उसमें डाल दिया था चना और रखा हुआ था वहीं लोटा में कहीं। और निराला जी ने देखा लोटा पानी जब उसमें भरा हुआ था, लेकर के चले गए अंदर। तो वहां जाने पर उनको ये पता चला, तो वो चिल्लाने लगे। अब ये जो, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने बताया कि 2.5 3 साल का था, इसलिए मुझको इसकी याद नहीं है, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन थी वो मुझको सुनाती थी एक किस्सा। वो बड़ी हो गई थी, वो 7 8 साल की होगी उस वक्त। तो वो जब सुनाती थी किस्सा तो समझिए कि हंसते हंसते वो लोटपोट हो जाती थी। तो इस तरह के प्रसंग भी हैं, इस तरह के कई प्रसंग हैं, स्मृति में आ जाएंगे कभी बातचीत करने के क्रम में। तो इस तरह के कई प्रसंग हैं, हास्य प्रसंग भी हैं, करुण प्रसंग भी हैं। जो अब जैसे मैंने आपको बताया नौजादिक लाल जी का एक बहुत करुण प्रसंग ये हुआ कि इतने अंतरंग होते हुए भी नौजादिक लाल जी, कलकत्ता में जो मतवाला मंडल था उसकी एक धुरी थे नौजादिक लाल। व्यावसायिक बुद्धि जरूर थी उनकी, जिसके कारण मतवाला मंडल भंग भी हुआ, और स्वयं महादेव प्रसाद सेठ से फिर नौजादिक लाल श्रीवास्तव के संबंध इतने खराब हो गए कि नौजादिक लाल श्रीवास्तव को उन्होंने हटा दिया, निकाल दिया अपने प्रेस से, और जिसके कारण नौजादिक लाल श्रीवास्तव को बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी, और उसके बाद उनका देहांत भी हो गया। तो इस तरह के करुण प्रसंग भी कई हैं, लेकिन ये है कि इस तरह के प्रसंग तो साहित्यकारों के जीवन में, वो जो जमाना था जिस वक्त लोग बहुत संघर्ष का जीवन जीते थे। सुखविंदर सहाय जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। हाँ।
उसमें कई अलग-अलग शहरों की भी यात्राएँ वो करते हैं। कई बार वो अपनी मजबूरियाँ भी रखते हैं कि बनारस में कहते हैं कि हम यहीं से रह कर के काम करेंगे और बनारस नहीं छोड़ सकते क्योंकि बनारस के साथ हमारा कुछ और संबंध है, घर परिवार की बातें भी उसमें लिखते हैं। कौन-सी पत्रिका के साथ आप देखते हैं कि उनका संबंध बहुत गहरा रहा और उसको ज़्यादा प्रभावित किया है? देखिए, जिस पत्र के साथ भी वो जुड़े, जी। उनका जुड़ाव जो था वो बहुत गहरा ही रहा। मतवाला के साथ वही बात हुई। मतवाला छोड़ने का या मतवाला से अलग होने का जो संताप था, वो उनके जीवन में बराबर बना रहा। या आप उनकी डायरी पढ़िए, उसमें कई जगह उन्होंने ये बात लिखी। मतवाला से वो इस तरह से जुड़े हुए थे, लोग इसको पता नहीं किस तरह से देखेंगे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मतवाला जो पत्र था वो केवल और केवल शिवपूजन सहाय की कृति था। शिवपूजन सहाय ने ही उसको वो स्वरूप दिया था जिसको लेकर के आज मतवाला और मतवाला मंडल की चर्चा होती है। उसमें सबसे ज्यादा इनपुट जो था वो शिवपूजन सहाय का था। निराला भी थे और नौजादिक लाल भी लिखते थे और लोग भी लिखते थे। उसमें संपादन का काम भी मिलजुल के ही लोग करते थे, लेकिन उसको जो स्वरूप दिया मतवाला को, वो शिवपूजन सहाय ने दिया। तो एक तो वो पत्र हुआ जिसके साथ उनका जुड़ाव था। उसके बाद जब वो छोड़ करके वहां से चले, माधुरी से उनका कभी जुड़ाव नहीं हुआ। वो तो 4-5 महीने ही रहे वहां, हालांकि उसके संपादकीय विभाग में वो थे, लेकिन माधुरी से उनका कोई इस तरह का लगाव नहीं था। उसके बाद वो आ गए बनारस। तो बनारस में फिर उनका जो जुड़ाव हुआ वो जागरण से हुआ। जागरण जो पत्रिका थी वो 6 महीने निकली थी कुल। उसके 12 अंक निकले थे। पाक्षिक पत्र था, 12 अंक निकले थे 6 महीने। फरवरी 1932 से निकले थे और शायद अगस्त तक 1932 तक ये 6 महीने ही निकले। साहित्यिक पत्र वो था जागरण। जागरण में का भी जो स्वरूप था वो केवल और केवल शिवपूजन सहाय के द्वारा निर्मित। शिवपूजन सहाय ने हिंदी पत्रकारिता में जिस पत्रिका के साथ भी वो जुड़े रहे उस पर अपनी एक छाप छोड़ दी। इसीलिए शिवपूजन सहाय के छोड़ने के बाद जागरण निकला। शिवपूजन सहाय के 6 महीने तक शिवपूजन सहाय के संपादन में जब वो निकला, उसके बाद उसको बंद होने की नौबत आ गई तो प्रेमचंद जी ने उसको ले लिया और प्रेमचंद जी ने उसको साप्ताहिक करके निकालना शुरू किया था। लेकिन वो बात नहीं थी। आप देख लीजिए इसको साहित्य की दृष्टि से, अगर आप देखिएगा तो शिवपूजन सहाय के संपादन में जो जागरण छपा था पाक्षिक रूप में, एक तरफ उसको रखिए और दूसरी तरफ जो प्रेमचंद जी के संपादन में साप्ताहिक रूप में छपा था उसको रखिए और आप अंतर देखिए दोनों में। तो पत्रकारिता में संपादन जो होती है पत्रकारिता में, अब जैसे आप देखिए दिनमान का संपादन जब अज्ञेय जी ने किया था तो वो एक समझिए प्रतिमान हो गया। पत्रकारिता में संपादन का, वो राजनीतिक पत्रकारिता में संपादन का एक प्रतिमान अज्ञेय जी ने, उसको एक भाषा, वो अलग भाषा थी उस वक्त अज्ञेय जी के संपादन में जब वो निकलता था। उसी तरह का काम शिवपूजन सहाय ने भी किया जब वो जागरण में रहे, जब मतवाला में रहे, फिर उसके बाद जागरण में रहे। और तीसरा जो पत्र उसके बाद था जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ दिया वो था हिमालय। हिमालय से भी जब वो अलग हुए तो उसकी जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को आप उनके पत्रों में पढ़ सकते हैं जो समग्र में छपा है। मैंने सब छाप दिया है। वो जो 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 पत्र उन्होंने लिखे थे, हिमालय के व्यवस्थापकों को जो पत्र लिखे थे, क्या क्या रोष था और क्या पीड़ा थी। तो ये 3 जो पत्र थे इनसे विशेष रूप से जुड़े रहे। और अंत में जो उनके जीवन के अंत में अंतिम 10 वर्षों में जो पत्र था साहित्य, जो एक शोध पत्रिका थी,
उससे उसमें भी वो जुड़े रहे। बहुत सारे उनके जो महत्वपूर्ण संपादकीय हैं वो उसी में लिखे हुए हैं, साहित्य में ही छपे हैं, उससे भी वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो जुड़ा उनका इन 3 पत्रिकाओं से रहा, मतवाला, जागरण और हिमालय, इन 3 पत्रिकाओं से रहा। यह सबसे मतलब सघन जुड़ाव रहा उनका। बाबूजी ने अभिनंदन ग्रंथ भी संपादित किए। एक महाराज प्रसाद द्विवेदी को लेकर के एक संपादन किया और एक राजेंद्र बाबू को लेकर के किया। क्या अयोध्या प्रसाद खत्री को लेकर किया? नहीं, बहुत सारे अभिनंदन ग्रंथ कई उन्होंने संपादित किए इनमें हैं। से कौन ऐसा है जिसमें बाबूजी का जो तटस्थ दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है? देखिए, बाबूजी के साथ एक विशेष बात थी, साहित्य सेवा जब उन्होंने की, उसमें भी उनका चरित्र जो था, अपना जो उनका चरित्र था, वो उसमें भी परिलक्षित हुआ। साहित्य सेवा में, पत्रकारिता में, उनके लेखन में। आप उनके निबंधों को पढ़िए, उनके संपादकीय टिप्पणियों को पढ़िए, उसमें भी आपको लगेगा। अब पहले पढ़िए तो, बिना पढ़े हुए ही लोग, मैं तो आपको कहता हूं कि जितने रामविलास शर्मा और नामवर सिंह थे, इन लोगों ने बिना पढ़े हुए शिवपूजन साहब पर वक्तव्य दिए हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी लेखक को आपको गंभीरता से उसके समग्रता में पढ़ना पड़ेगा, तब आप उस पर कुछ अच्छा बोल सकते हैं। ऊपरी सतही ढंग से जो कुछ भी आप करते हैं वो उसमें वो बात नहीं आती। जैसे नामवर जी का भी जितने भी वक्तव्य उनके नामवर जी के हैं, सब सतही वक्तव्य हैं जो कोई भी दे सकता है जिसने कम पढ़ा हो शिवपूजन साहब को। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसने शिवपूजन साहब को कम पढ़ा हो, वो उनके विषय में श्रद्धांजलि स्वरूप बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख सकता है। उनके विषय में बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत साहित्यकार थे, इस तरह की बातें वो कर सकते। आप उनके साहित्य को पढ़िए, उसमें क्या है। तो जो अभिनंदन ग्रंथ की बात आपने कही, अभिनंदन ग्रंथ भी जो भी काम वो करते थे, किसी की पुस्तक का संपादन ही करते थे। अब जैसे आपको मैं बताता हूं, एक व्यक्ति थे भवानी दयाल सन्यासी। तो भवानी दयाल सन्यासी जो थे वो भी बाबूजी के मित्रों में थे। तो लेखक तो ये लोग हो गए थे, उसमें लेखक तो बहुत थे हिंदी में, लेकिन भाषा के विषय में वो सावधानी या उस तरह का ये नहीं था लोगों में, मतलब वो कंट्रोल नहीं था। भाषा जैसे जैसे लोग लिखते थे, तो शिवपूजन साहब उसको मतलब अच्छी भाषा में बदल देते थे, संपादन करते थे। तो राजेंद्र बाबू की, जैसे मैंने आप देखिएगा, इसमें मैंने दिया है उदाहरण, उसका दिया है समग्र में 5वें खंड में। जी, आप देखा है आपने? जी जी जी, जो संपादन के तो राजेंद्र बाबू ने लिखा था। हाँ, तो मैंने अनुच्छेद बाई अनुच्छेद दिया है जी, कि राजेंद्र बाबू का जो मूल था, जो राजेंद्र बाबू ने लिखा था, वो दिया है एक अनुच्छेद, और उसका शिवपूजन साहब द्वारा संपादित अनुच्छेद क्या था वो दिया है। इस तरह के 11-12 अनुच्छेद उसमें है, आप उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा शिवपूजन साहब संपादक थे तो कैसे थे, कैसे संपादक थे, क्या करते थे वो। तो इसलिए जो भी जिन लोगों का, जैसे भवानी दयाल सन्यासी की मैं बात कर रहा था, प्रवासी की आत्मकथा जो है, तो प्रवासी की आत्मकथा जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, तो वो उसी तरह की बेढंगी हिंदी थी। तो शिवपूजन साहब के पास जो वो उन्होंने वो लोग भेज देते थे, जानते थे कि शिवपूजन साहब जो है सो इस तरह के व्यक्ति हैं कि पितमरु, हम लोग यहाँ एक शब्द है पितमरु, भोजपुरी में एक शब्द है पितमरु। तो सब लोग जानते थे कि वो इस तरह के आदमी हैं कि उनको कितना भी बोझ ला दोगे तो उसको जो है सो कुछ कहेंगे नहीं, है उसको ढोएंगे। तो लोग भेज देते थे अपनी किताब, पूरी की पूरी किताब भेज देते थे। भवानी दयाल सन्यासी ने न सिर्फ अपनी किताब भेज दी, बल्कि अपने अपने बेटे की लिखी हुई एक किताब भेज दी। उनका बेटा था ब्रह्मदत्त दयाल सन्यासी करके, अफ्रीका चले गए थे वो, वहीं पर बस गए थे। तो उसकी एक किताब है प्रवासी प्रपंच। प्रमिला वर्मा का नाम सुना आपने? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक थे प्रमिला वर्मा, डॉक्टर प्रमिला वर्मा, उनका एक निबंध है, उन्होंने लिखा है। वो जो प्रवासी प्रपंच है
ब्रह्मदत्त जी का लिखा हुआ, भवानी दयाल सन्यासी के पुत्र जो थे उनका लिखा हुआ जो है, उसकी पांडुलिपि जो है वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में है, जिस पर अंकित है शिवपूजन सहाय का संशोधन संपादन। आप जाकर देखिए उसको, तब आपको पता चलेगा कि शिवपूजन सहाय किस तरह से हिंदी की सेवा कर रहे थे। कुछ मिलने वाला नहीं था, किसी पुरस्कार की आशा में कोई काम नहीं कर रहे थे। आज वाली स्थिति नहीं थी। उस जमाने में लोग निस्वार्थ भाव से हिंदी को अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे थे। शिवपूजन साहब उनमें अग्रणी थे, तो उन्होंने जो संपादन किया है उसका प्रमाण है। इसलिए मैं कहा कि आप नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में जाइए और प्रवासी प्रपंच की पूरी पांडुलिपि है और उनके हाथ की संपादन की हुई पूरी पांडुलिपि आप देखिए। उसको प्रमिला वर्मा ने उस पर एक लेख लिखा है। तो प्रवासी प्रपंच का भी संपादन बाबूजी ने उसी तरह से किया। और जो भी किताबें उनके पास लोग देते थे, जैसे दिनकर की, एक पत्र है दिनकर जी का। दिनकर जी जो लिख रहे थे, अब भाषा के विषय में चूंकि बात हो रही है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं तो अंग्रेजी का आदमी हूं, इसलिए मैं उसी तरह से देखता हूं सब चीजों को। भाषा के विषय में जो बात होती थी, एक किसी कविता में कोई एक शब्द था द्वंद्व। द्वंद्व शब्द है ना हिंदी में जी। तो द्वंद्व जो है उसमें है दो और वो मिला हुआ होता है। दो बाद वाला जो है उसमें आधा नौ और दो और वो भी मिला हुआ रहता है, तो द्वंद्व होता है वो द्वंद्व। तो ये शब्द था दिनकर जी की किसी कविता में ये शब्द। बाबूजी उस वक्त वही हिमालय का संपादन जब हो रहा था, हुंकार में, शायद हुंकार में वो पंक्ति है, वहीं से छप रहा था। कोई भी किताब किसी की भी छपती थी उस जमाने में, हिंदी का कोई भी साहित्यकार था तो वो ये समझता था कि लिखना मेरा काम है और संशोधन करना शिवपूजन जी का काम है, वो मेरी भाषा को ठीक कर देंगे। जैसे होता है ना दर्जी के यहाँ लोग दे देते हैं कपड़ा खरीद करके कि ये जो है मेरा सूट बना देगा। शिवपूजन साहब की वही हैसियत लोगों ने बना दी थी, इसीलिए शिवपूजन साहब को लोगों ने लिखने नहीं दिया। नहीं तो मैं अभी पढ़ रहा था, देहाती दुनिया में पढ़ रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जो गद्य शिवपूजन साहब ने देहाती दुनिया में लिखा है, मैं अभी पढ़ करके आपको सुना सकता हूं। आप उसको तुलना प्रेमचंद के गद्य से करिए ना, जो 1923 में जो प्रेमचंद गद्य लिख रहे थे उससे आप तुलना करिए ना। देखिए क्या ऊर्जा और क्या शक्ति शिवपूजन साहब के गद्य में। तटस्थ होकर के आप अनुशीलन कीजिएगा तब न पता चलेगा भाई। तो शिवपूजन साहब इस तरह की तो द्वंद्व वाला जो मैं आपको बता रहा था, तो किसी छंद में जो है वो शब्द आया था और दिनकर जी ने जो पत्र लिखा बाबूजी को, उसमें उन्होंने कहा वो पत्र छपा हुआ है। दिनकर जी ने उनको लिखा कि वो जैसे छंद शब्द है तो छंद का तुक जो है वो द्वंद्व से थोड़ा नहीं मिलता है ना। तो दिनकर जी ने उन्होंने लिखा, दिनकर जी ने बाबूजी को लिखा कि क्या मैं छंद के तुक में जो है सो द्वंद्व को द्वंद्व लिख सकता हूं, ऐसा उन्होंने लिखा। ये स्थिति थी हिंदी के कवियों की, दिनकर के तरह के कवि की ये स्थिति थी कि वो द्वंद्व शब्द को तुक जो है मिलाने के लिए द्वंद्व में से वो हटाना चाहते थे, दूसरे शब्द जो दूसरा वो था उसको हटाना चाहते थे, वो उसको छंद से मिलाने के लिए उसका तुक, ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा है जो बाबूजी के इसमें छपा हुआ है पत्र। इस तरह का काम करने वाला आदमी जो होता है उसको आप महत्व भले ही न दीजिए, लेकिन महत्व तो उसका है ही है। उस महत्व को आप छीन कैसे सकते हैं? वो तो एक दिन आएगा हिंदी में जिस दिन शिवपूजन साहब की सेवाओं का समादर किया जाएगा और लोग समझेंगे शिवपूजन साहब की तरह के आदमी ने क्या किया था। और मेरा काम इतना ही है कि मैंने शिवपूजन साहब की चीजों को इस तरह से संजो करके रखा कि आगे पीढ़ियां उनको देख सकें कि शिवपूजन साहब ने क्या काम किया था और किस तरह के साहित्यकार वो थे। तो अभिनंदन ग्रंथ की बात हो रही थी। अभिनंदन ग्रंथ जितने छपे हैं, कई अभिनंदन ग्रंथ छपे हैं। एक तो खत्री जी वाला जी, ये तो बहुत बाद में छपा है। खत्री जी वाला शुरू में जो सबसे पहले जो अभिनंदन ग्रंथ छपा
वो द्विवेदी जी वाला जी। 1932-33 में छपा। तो उनकी एक डायरी है छोटी सी, वो भी हम लोग के पास है। एक छोटी सी सिली हुई, हाथ की सिली हुई छोटी सी डायरी है, कागज को लेकर के जैसे आदमी सिल लेता है ना, उस तरह की डायरी बनी हुई है। वो डायरी है जबकि वो इस अभिनंदन ग्रंथ का, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ का संपादन कर रहे थे। इलाहाबाद में रह करके इंडियन प्रेस में रहते थे, परिवार रहता था। मेरा जन्म नहीं हुआ था 1933 में। परिवार उनका जो था, आनंद मूर्ति जी और मेरी 2 बहनें, उनका जन्म हो चुका था और वो लोग बनारस में मेरी माँ के साथ रहते थे। और मेरे पिताजी जो है वो जाया करते थे इलाहाबाद, वहाँ रहते थे, 2 दिन 3 दिन रहते थे, फिर चले आते थे, फिर दूर जाते थे। इस तरह से सिलसिला चल रहा था। तो इस तरह से वो संपादन करते थे। तो उसकी एक डायरी रखे हुए थे, उसमें वो सब नोट करते थे डिटेल्स। जो श्याम सुंदर दास और रायकृष्ण दास, ये 2 व्यक्ति थे नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रमुख, जिन लोगों का नाम संपादक में छपा। संपादन का काम उन लोगों ने कुछ नहीं किया। संपादन क्या होता है? क्या होता है संपादन? संपादन ये थोड़ी होता है कि आप लेखकों का चुनाव कर दीजिए, लेखकों को पत्र लिख दीजिए, लेखों के लिए पत्र लिख दीजिए, उनके लेख आ जाएं आपके पास, उनको आप सीरियलाइज कर लीजिए, एक खाते में बांध दीजिए। ये थोड़ी संपादन होता है। संपादन तो पृष्ठों पर होता है, शब्दों का संपादन होता है। वो संपादन तो किसी ने नहीं किया। वह संपादन का काम जो था वो तो शुक्रिया साय के जिम्मे था। एक एक शब्द का संपादन शुक्रिया साय के जिम्मे था। और आप द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ को देखिए, कितनी अच्छी छपाई है, कितनी शुद्ध छपाई है। और भाषा जो है वो शुक्रिया साय के कलम के नीचे से जो भाषा निकलती है संपादित होकर के, उसका अपना एक सौष्ठव है, वो आपको दिखाई पड़ेगा उस अभिनंदन ग्रंथ में। तो द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ जो है वो उनका सर्वश्रेष्ठ, उनका अभिनंदन ग्रंथ जो है संपादित, वो सर्वश्रेष्ठ द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ है। उसी तरह से और भी कई अभिनंदन ग्रंथ, जैसे राजेंद्र बाबू वाला है, राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ जो है, जो उनको 1950 में दिया गया था, उसका भी संपादन बाबू ने किया। और उसमें भी वही बात थी, सारे लेख तो आ जाते थे, लेकिन उन लेखों की पांडुलिपियों का संपादन, उनका प्रूफ रीडिंग, फाइनल प्रूफ पास करना, फाइनल प्रूफ ऑर्डर करना, ये सारा शुक्रिया साहब को करना। और राजेंद्र बाबू का अधिकांश लेखन जो था शुक्रिया साहब के द्वारा संपादित है। हिंदी में राजेंद्र बाबू लिखते थे तो वो भेज देते थे शुक्रिया साहब के पास कि शिव जी जो है तो उसको देख लेंगे तभी छपेगा। और तब शिव जी जो है तो अपना बैठ करके वही काम कर रहे हैं, लिखेंगे क्या खाक। उनको कोई समय ही नहीं देता था लिखने के लिए। और नहीं तो जो व्यक्ति देहाती दुनिया की तरह का उपन्यास लिख सकता है, वो अच्छा से अच्छा उपन्यास हिंदी को दे सकता है। और वो उपन्यास अपने आप में भी एक बहुत श्रेष्ठ उपन्यास है अपने समय का। तो इस तरह का काम कर रहे थे शुक्रिया अभिनंदन ग्रंथ के संपादन। और तीसरा जो अभिनंदन ग्रंथ अच्छा उनका संपादित, उनके द्वारा संपादित है, वो जयंती स्मारक ग्रंथ है। जी। आप लोग यहाँ है? नहीं, मैंने उस पर पढ़ा हुआ है, ई पुस्तकालय पे। हाँ, तो जयंती स्मारक ग्रंथ जो है वो लहरियासराय में पुस्तक भंडार से छपा था। और पुस्तक भंडार की जयंती थी वो, तो 25 साल शायद हुए थे पुस्तक भंडार की स्थापना के 25 साल के बाद वो निकला था जयंती स्मारक ग्रंथ। बहुत मोटा, इतना मोटा ग्रंथ है वो, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ से भी ज्यादा मोटा है वो। तो जयंती स्मारक ग्रंथ भी एक दर्शनीय और उत्कृष्ट कोट का अभिनंदन ग्रंथ है। और भी अभिनंदन ग्रंथ थे। अयोध्या प्रसाद खत्ती वाला जो है ना, वो परिषद से निकला था, बिहार भाषा परिषद से निकला था। लेकिन उसमें जो है वो सौंदर्य वो नहीं है जो जयंती स्मारक ग्रंथ में है या द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ में है। या फिर एक और अभिनंदन ग्रंथ है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। राजा राधिका रमन के जो पिता थे, राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह, उनके पिता का नाम था। सूरजपुरा के जो राजा थे, राज राजेश्वरी प्रसाद नाम था उनका। मेरी किताब 2 आई है, आप लोग मंगा लीजिएगा वहां से,
साहित्य अकादमी से। जी राजा राजका रमण का संचयन आया है हिंदी में मेरे द्वारा संपादित, और शिवभूषण साहब वाला भी एक संचयन है, जी। वो साहित्य अकादमी से ही छपा है, वो है आपके यहाँ। जी जी हाँ, तो राजा साहब वाला भी मंगा लीजिएगा। राजा साहब वाला जो संचयन है उसके विषय में मैं दो बात आपको बता दूं। राजा साहब का जो जो सबसे श्रेष्ठ जो उनकी कृति थी, राम रहीम नाम था उस उपन्यास का, तो इतना मोटा, करीब 1000 पृष्ठों का उपन्यास था राम रहीम। तो जब इस साहित्य अकादमी से संचयन प्रकाशित करने की बात हुई, तो मैंने उन लोगों को कहा भाई राजा साहब का संचयन जब होगा, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो राम रहीम है। तो राम रहीम को हम लोग, वो 300 पृष्ठों का उनका सीमा है उनकी, वो 300 पृष्ठों में ही उन्होंने कहा कि इसको करना है। जबकि और कई लेखकों का, जैसे नागर जी का उन लोगों ने किया है, तो हाँ, 600 पेज इतना का किया। मोटा है। जी तो मैंने कहा कि नागर जी का तो आप इतना मोटा छाप सकते हैं, राजा राजकर्मण का क्यों नहीं छाप सकते हैं? तो उसमें ये होता कि ज्यादा और पूर्णतर जो है वो होता। खैर नहीं माना उन लोगों ने, तो 300 350 पृष्ठों का ही उन्होंने कहा कि इसको कर दीजिए। तो मैंने राम रहीम का संक्षेपण किया, पूरे उपन्यास का मैंने संक्षेपण किया, और मैं आपको कहता हूं उसका कोई दूसरा उदाहरण आपको हिंदी में नहीं मिलेगा उस तरह का। आप किसी लड़के को दीजिए ये काम कि राम रहीम का ओरिजिनल ले, और मैंने जो उसका संपादित, मतलब जो संक्षिप्त, जो मैंने ये संक्षेपण जो किया है, जो वहाँ साहित्य अकादमी से निकला है संचयन में, उससे तुलना की, और आपको कहीं पर ये नहीं लगेगा कि ये संक्षेपित उपन्यास है। पूरा पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक स्वाभाविक बिल्कुल प्रवाह है उसमें। जी, ये मूल कहाँ मिलेगा देखने के लिए? राम रहीम, जी राम रहीम ऐसे तो पटना में हम लोग पुस्तकालय में है, अच्छा, बस बावी वाले में है, जी और भी जगहों पर मिलना चाहिए। इन लोगों से संपर्क करिएगा तो शायद मिल जाए। राजा साहब की तो पूरी ग्रंथावली छपी है, अच्छा अच्छा 5 खंडों में, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। मैंने एक किताब अंग्रेजी में अभी मेरी आई है, जो बिहार के 8 या 9 हिंदी के कथाकार, उनकी कहानियां हैं, करीब 18 कहानियां हैं। उन कहानियों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है मैंने। उसमें राजा साहब की ही पहली कहानी जो है वो राजा साहब की है, उसका नाम है, मैंने जो टाइटल है वो मैंने दी है, आई एम ए वुमन फर्स्ट। आई एम ए वुमन फर्स्ट, वो पहली कहानी है। राजा साहब की 3 कहानियां उसमें हैं, शिवपूजन साहब की 3 कहानियां उसमें हैं। उसी तरह से नलिन विलोचन शर्मा की 2 कहानियां हैं। उसी तरह से दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी की एक कहानी है। उस तरह से कृष्णचंद्र की एक कहानी है, जो रांची वाले कृष्णचंद्र थे, उनकी एक कहानी है। उषा किरण खान की 2 कहानियां हैं। द्विज जी की एक कहानी है उसमें। इस तरह से करीब करीब 18 कहानियां हैं। उस किताब को आप लोग जरूर मंगाइए और मंगा के देखिए। इस तरह की किताबों का महत्व ये है कि इसमें जो काम हुआ है वो कैसा है, आपको ये देखना है कि इसमें जो काम हुआ है वो कैसा है। किताबें तो बहुत आ रही हैं, ट्रांसलेशन की भी बहुत आ रही हैं किताबें। मैंने खास तौर से बिहार के ही लेखकों को लिया, और बिहार के लेखकों की कहानियों को आप पढ़ेंगे, जिन कहानियों को मैंने अनुवादित किया है और संपादित करके संग्रह में दिया है, उन कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे मोपासा को और ओ हेनरी को, और जो बड़े बड़े लेखक हैं, सॉमरसेट मॉम है, अंग्रेजी के जितने भी कहानीकार हैं, लेखक हैं, उनकी कहानियों से आप तुलना करके देखेंगे तो बिहार के इन लेखकों के 18 कहानियों को जो मैंने प्रस्तुत किया है, उनको मिला के आप देखिए, और देखिए कि कहानियां किसी भी तरह से कम पड़ती है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, जी। आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, तो आपको लगेगा कि कितनी प्रतिभा थी बिहार के लोगों में। उन लोगों ने जो चीज लिखी थी वो कितनी वजनदार चीज थी, अंग्रेजी में अनुवाद करने पर उसका स्वरूप स्पष्ट होता है। बिहार के साहित्यकारों पर शिवपूजन साहब जी ने भी एक ग्रंथ संपादित किया था 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर। हाँ, वो तो हिंदी साहित्य और बिहार करके उनकी एक योजना ही थी। मेरे पिताजी की एक योजना थी, जब वो, ये भी मैं बता देता हूँ, जब वो
आरा में स्कूल में पढ़ते थे और शिक्षक हो गए बाद में वहां, तो नागरिक प्रचारणी सभा के वो सहायक मंत्री भी थे, साहित्य मंत्री। उस समय जो है उनके एक मित्र थे सुखदेव सिंह, वो भी वहां पर नागरिक प्रचारणी सभा से संबद्ध थे, पुस्तकालय के शायद वो पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो शिवपूजन सहाय ने और सुखदेव सिंह ने, इन दोनों ने मिलकर के, मित्र थे दोनों, इन दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि बिहार के साहित्यकारों को बहुत उपेक्षित रखा गया है, कहीं उनकी कोई गिनती नहीं है, खास तौर से रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैंने अभी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को डाउनलोड किया और मैं उसको पढ़ रहा था। इतनी निराशा मुझको हुई, मैं कह नहीं सकता हूँ आपको। इतनी मतलब चलताऊ ढंग की लिखी हुई जो चीज थी वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अंग्रेजी में जो इतिहास लिखा गया है, छोटा से छोटा भी इतिहास जो अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य का है, आइफरी वंश का इतिहास है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कॉम्पटन डिकेट का है, लिग्वी कज़ामिया का है, बहुत सारी इतिहास की किताबें हैं। आप पढ़िए, उनकी कितनी गंभीरता है उसमें। और रामचंद्र शुक्ल ने शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया का नाम ही नहीं लिया, जबकि मैं आपको कहता हूं कि हिंदी साहित्य में दूसरी कोई कृति ही नहीं है देहाती दुनिया की तरह की। आप ठीक से अगर पढ़िए देहाती दुनिया को, मैं अभी पढ़ ही रहा था देहाती दुनिया, आप ठीक से अगर पढ़िए तो आपको लगेगा कि इस तरह का दूसरा कोई उपन्यास ही नहीं है हिंदी में। जी सबसे अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत हुई। जी जी जी। और दूसरा है कि आप लोगों में वो दृष्टि है, आप लोग इन सारी चीजों को उस दृष्टि से देख सकते हैं, देख रहे हैं। आधुनिक काल का जो जो इतिहास उन्होंने लिखा है उसमें उपन्यासों का वर्गीकरण किया, 7-8 वर्ग उन्होंने बनाए हैं। उसमें आंचलिकता का कहीं उल्लेख नहीं है। ये बात तब की है 1930 में उनका इतिहास वो छपा था, और देहाती दुनिया 1926 में छप चुकी थी। तो इतिहास के लेखक को इतना मतलब इस तरह से जो है सो असावधान नहीं रहना चाहिए कि वो 4 साल 5 साल पूर्व प्रकाशित इस तरह की कृति को उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं रखे। तो उसमें देहाती दुनिया का कहीं उल्लेख नहीं है। उपन्यास में जो वर्गीकरण की वर्ग ही नहीं है। ग्रामीण जीवन का चित्रण जैसे देहाती दुनिया में पहली बार हुआ है, वो प्रेमचंद में भी नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों में भी देहात के भीतर का कोई चित्र नहीं मिलेगा आपको। प्रेमचंद के उपन्यासों में देहात का वह चित्र मिलेगा जो एक नगर में रहने वाले व्यक्ति ने देखा है, नगरीय दृष्टि से देखा हुआ देहात का चित्र मिलेगा। लेकिन देहात में रहते हुए देहात के लोगों की दृष्टि से देखा हुआ देहात का चित्र ये देहाती दुनिया में, वैसा कोई दूसरा उपन्यास नहीं है। एक बार जब शिवपूजन साय जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था तो रामलक्ष्मण बेनीपुरी जी ने लेखकों से आर्थिक सहायता की अपील की। तो और साहित्यकारों ने जिस तेजी के साथ, जिस उत्साह के साथ वो काम किया और शासन ने उसमें जो सहयोग दिया। बेनीपुरी जी लिखते हैं कि सरकार ने डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया था, एक समिति बनाई थी डॉक्टरों की, जो कि शिवपूजन साय के स्वास्थ्य की जानकारी सरकार को देती। तो उस समय के जो राजनीतिक ये थे उनकी भी दृष्टि इस प्रकार की थी कि वो साहित्यकारों को इतना सहयोग करते। कौन? जो राजनेता थे सर उस समय के। तो इस वाक़े का जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और वो अस्पताल में भर्ती रहे थे, उसके विषय में बेनीपुरी जी ने जो लिखा है वो आपको। हाँ, देखिए उसमें क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि आपके विभाग में शिवपूजन सहाय का साहित्य समग्र उपलब्ध है, मैं तो ये कहूँगा कि शिवपूजन सहाय के विषय में जो भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को लेकर के पहले आप उसको पढ़िए, उनकी डायरियों को पढ़िए। उनकी डायरी में इसका उल्लेख है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हुआ ये था कि शिवपूजन साहब 1950 में आए पटना,
और 1959 में रिटायर किए, 1963 में देहांत हुआ। कि 1950 से लेकर के मेरी माता जी का देहांत हो चुका था, आपको बताया ही। तो मेरी माता जी के देहांत के बाद उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा, खाने पीने की सुविधा नहीं रही, कोई उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला नहीं था। तो छपरा से ही इनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। पटना जब आए तो उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से, मधुमेह के कारण, डायबिटीज के कारण, जो हमको भी हुआ है, तो उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगा था और बीमार ही रहते थे ज़्यादा। तो बीमार जो पड़े थे, बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। तो दिनकर जी ने दौड़ धूप की होगी दिल्ली में कुछ, तो सरकार, केंद्रीय सरकार ने 2000 या कितना रुपया जो है तो, उस जमाने के लिए 2000 बड़ी रकम थी, 2000 रुपया जो है तो भेजा। वो रुपया जो भेजा वो शिव पूजन सहाय के नाम से नहीं भेजा, वो भेजा सेक्रेटरी हिंदी साहित्य सम्मेलन ब्रजशंकर वर्मा थे, सेक्रेटरी के नाम से भेजा। वो बाबूजी ने अपनी डायरी में लिखा है, उसको पढ़िए आप। वो रुपया जो था, और मैं उसी में साथ ही रहता था, मैं ही तो, बाबूजी की सारी चिकित्सा तो मेरे ही जिम्मे थी। सुबह से शाम तक जो है बाबूजी का सारा जो है उनकी जो दवा होती थी, कैसे उनका टेस्ट होता था। उस जमाने में जो है सो डायबिटीज का जो टेस्ट होता था, शुगर का, वो बड़ा कठिन होता था। उसको जो है सो रात भर का पेशाब जमा करना पड़ता था एक चिलमची में, और उस चिलमची के पेशाब में से, रात भर का जमा हुआ जो पेशाब था, उसमें से एक टेस्ट ट्यूब में वो पेशाब लेना पड़ता था, और उसको जो है सो एक स्पिरिट लैंप पर जो है वो गर्म करना पड़ता था, और तब उस पेशाब में जो उसका जो रंग बदलता था, उससे उसका परसेंटेज ऑफ शुगर जो है सो बताया था मुझको, डॉक्टर ने बताया था। तो मैं रोज वो करता था, सुबह में भी करता था, रात में भी करता था। और इंसुलिन भी बाबूजी को जो देना होता था इंजेक्शन, वो मैं ही देता था। तो मैं उनके स्वास्थ्य के से बहुत परिचित था, रात दिन उनके साथ ही रहता था। तो इस तरह की स्थिति में वो रुपया आया था, और ब्रजशंकर वर्मा ने वो रुपया जो है कभी 200, कभी 300, कभी इस तरह से करके उन्होंने दिया, और अंत में 300-400 रुपया नहीं दिया, जिसे बाबूजी ने अपनी डायरी में लिखा। एक बार और ऐसा क्या हुआ, जब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि जो बहुत उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो बेनीपुरी जी ने एक अपील निकाली थी उनकी चिकित्सा के लिए, सहायता के लिए एक अपील निकाली थी। बाबूजी को मालूम नहीं था, बाबूजी बहुत बिगड़े थे उसके लिए, बेनीपुरी जी पर, और बहुत क्रुद्ध हो गए थे। बाबूजी क्रोध नहीं करते थे, बहुत क्रोध में आ गए थे बाबूजी जब उनको मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है। उनके लिए इस तरह की अपील लोगों के पास भी, और मनी ऑर्डर्स आते थे, और सब मनी ऑर्डर्स आते थे साहित्य सम्मेलन के नाम से। साहित्य सम्मेलन में ही चूंकि हम लोग रहते थे, बाबूजी भी रहते थे वहीं, तो साहित्य सम्मेलन में के नाम से, सेक्रेटरी के नाम से आते थे वो सारे पैसे। तो करीब 1000 रुपया या कितना आया था उस जमाने के हिसाब से, 1000 रुपया आया था। कोई 10 रुपये का, कोई 5 रुपये का, कोई 3 रुपये का मनी ऑर्डर इस तरह से आता था। तो बाबूजी को जब मालूम हुआ, तो बाबूजी बहुत बिगड़े बेनीपुरी जी को, और बेनीपुरी जी मंत्री थे वहाँ साहित्य सम्मेलन में, कला मंत्री थे शायद। तो बहुत बिगड़े बाबूजी बेनीपुरी को, और उन्होंने कहा कि तुरंत जो है इसको आप लोग वापस कीजिए। तो फिर वो सब मनी ऑर्डर थे वापस, जिन जिन लोगों के यहाँ से आए थे उन लोगों को सारे मनी ऑर्डर्स वापस किए गए, और उसमें जो 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये के जो मनी ऑर्डर्स थे, जिनको वापस शायद नहीं किया जा सकता था, या कोई कठिनाई थी, या पता नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस तरह करीब 500 रुपये या 600 रुपये रह गए थे जो वापस नहीं हो सके। तो शिव पूजन साहब ने क्या किया, उनकी बीमारी से उबरने के बाद की बात है, तो शिव पूजन साहब ने क्या किया, उसी समय उनको जो है वो एक वयोवृद्ध पुरस्कार मिला था बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का। उन्हीं के परिषद का पुरस्कार उन्हीं को दिया गया था, जो वो नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने दिया। 1500 रुपये का पुरस्कार, वयोवृद्ध पुरस्कार मिलता था, वो मिला था उनको 1500 का पुरस्कार।
तो वो 1,500 रुपया उन्होंने उसी समय जब पुरस्कार मिला था उसी समय उन्होंने घोषणा की कि ये मैं साहित्य सम्मेलन को दे देता हूँ और इससे जो है वो मेरी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर एक गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी का की स्थापना की जाएगी, जो बच्चन देवी साहित्य गोष्ठी के नाम से स्थापित, उसका विवरण दिया उसमें जी जी 5वें खंड में, उसको देखिएगा, सारा किस्सा उसमें लिखा हुआ। पुरुषोत्तम टंडन जी ने उसका उद्घाटन किया था 54 या 55 में, और उसके बाद जो है वो तो 1,500 रुपया वो और 500 रुपया जो मैंने अभी बताया आपको जो रह गया था लौटने से, उसको मिलाया गया उसमें, और ये 2,000 रुपया बाबूजी ने साहित्य सम्मेलन पे दिया कि इससे जो है सो आप बच्चन देवी साहित्य गोष्ठी का संचालन कीजिएगा। ये है उसकी कहानी, जो बाबूजी ने भी लिखा है। जी। बाबूजी का जो पारिवारिक जीवन था वो किस तरह का था? पारिवारिक जीवन क्या था उनका? पारिवारिक जीवन तो उनका कुछ था ही नहीं। वो साहित्यिक जो परिवार उनका था वही उनका परिवार था। घर में जो लोग थे उसमें घर का मुखिया मैं था, सब कुछ मैं ही देखता था। क्या व्यवस्था है, गांव की क्या व्यवस्था है, खेत की क्या व्यवस्था है, बाबूजी के इलाज की क्या व्यवस्था होगी, सब कुछ मैं ही देखता था। बाबूजी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, उनको रोकना, उनके साथ जाना, जो कुछ भी था मैं ही सब करता था। तो उनका पारिवारिक जीवन तो उस तरह से उस अर्थ में कुछ भी नहीं था। वो तो पूरा ही का पूरा समय उनका साहित्य के लिए ही समर्पित था। जो समय मिलता था उसमें साहित्य का संपादन करते थे। साहित्य जो है उस वक्त पत्रिका निकलती थी जो इसको वो संपादन नलिन जी के साथ जो संपादन करते थे, उसकी टिप्पणियाँ लिखना है, उसका काम करना है, उसका प्रूफ देखना है, या परिषद का जो काम है, परिषद में जो दिन भर में जो काम होता था वो था ही था। परिषद बंद भी हो गया तो उसके बाद भी जो है वो काम घर पर जो है अपने बाबूजी करते रहते। तो इसलिए उस अर्थ में, जिस अर्थ में आप पारिवारिक जीवन की कल्पना करते हैं, वैसा कोई पारिवारिक जीवन तो था ही नहीं। लड़कियों की शादी हो गई थी, दोनों बच्चियों की शादी हो गई थी, मेरी दोनों बहनों की, और मेरी भी शादी हो गई। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई, भैया की शादी हो गई थी। तो दूसरी शादी हुई थी, एक तो पहले नवजादी राजी की लड़की से हुई थी, फिर दूसरी एक शादी हुई, वो भाभी आ गई थी, तो घर का सब वो सब करते थे, लेकिन बाबूजी के सबको किसी चीज से इससे कोई मतलब नहीं रहता था। इसलिए उस अर्थ में कोई पारिवारिक जीवन उनका नहीं था। लेकिन ये था कि जब मेरी बहनें आती थी तो नाती पोता सब जो आते थे तो थोड़ा सा उनके साथ जो है उनका जो भी खेले, वो बस उसी को आप पारिवारिक जीवन समझिए। वैसे उनका सारा जीवन जो है वो साहित्य को ही समर्पित था। उनके पास और किसी चीज के लिए कोई समय नहीं था। लोग छोड़ते ही नहीं थे, उनको समय देते ही नहीं थे। उन्होंने खुद ही लिखा अपनी डायरी में। लोग उनको मतलब वो बैठे भी रहते थे, पूजा भी करते रहते थे। वो बरामदा था एक, उस बरामदे में वो रहते थे। जी जी साहित्य सम्मेलन का एक बरामदा था, उसी बरामदे में वो रहते थे। चौकी रखी हुई थी, उसी पर सोते थे और वहीं पर वो अपना काम करते थे। बैठे रहते थे, बैठे रहे या लोगों से मिले, एक कुर्सी रखी रहती थी या दो कुर्सी रखी रहती थी, लोग आते थे वहीं उनसे मिलते थे उसी बरामदे में। तो इसलिए जो है जो उनका सारा समय जो है वो साहित्यकारों के बीच में ही बीतता था और उस काम में ही सारा समय बीतता था। बाद में जो है वो जब साहित्य सम्मेलन से वो अलग हो गए और हम लोग किराए के मकान में रहने लगे, उस वक्त जरूर आप कह सकते हैं कि परिवार के बीच में वो रहते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस अर्थ में हम लोग पारिवारिक जीवन, जैसे बेनीपुरी जी का पारिवारिक जीवन था या दिनकर जी का जो पारिवारिक जीवन था, बाल बच्चों के बीच में रहना, घर परिवार के बीच में रहना, उस तरह का जीवन बाबूजी का नहीं था। शायद जी जो मौलिक लेखन नहीं कर पाते थे, उस चीज का उनको अफसोस भी रहता था आपसे? बहुत बहुत डायरी में आप पढ़िए, डायरी जी हर जगह जो है आपको ये बात मिलेगी। उनको हर 5 पन्ने के बाद जो है सो उनकी डायरी में कुछ वाक्य मिलेंगे आपको, जिसका क्षोभ उनको होता था कि लोग उनके पास समय नहीं देते हैं, उनको लिखने का समय नहीं देते हैं, सोचने का, डायरी लिखने तक का समय नहीं देते। जी जी दो आचार्य सुभोजन सहाय के दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक तो साहित्यकार का पक्ष और आपके लिए एक पिता का पक्ष।
इन दो पक्षों में कौन सा पक्ष ऐसा है जिसके साथ आपको लगता है कि उन्होंने न्याय किया और दूसरा पक्ष उपेक्षित हो गया? नहीं, देखिए, वो ऐसे व्यक्ति थे, मानवीय मूल्यों का जितना सम्मान मेरे पिताजी करते थे उतना मैंने किसी को और देखा नहीं। आदर्श थे मेरे जीवन के वो। मैंने उनसे बड़ा आदमी नहीं देखा है अपने जीवन में। इसलिए वो मेरे पिता ही नहीं थे, सभी अर्थों में मेरे लिए एक देवतुल्य थे, देवतुल्य व्यक्ति की तरह थे। In fact, I was living with a God. It was like living with a God, whom you may call your father also, because हम लोग ईश्वर को पिता का ही स्थान देते हैं, ये बात सही है, लेकिन मेरे पिता जो थे वो पिता की तरह नहीं दिखाई देते थे मुझको। हमेशा वो ईश्वर की ही या देवता की तुल्य ही मुझको दिखाई देते थे। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका जीवन, ये सब कुछ मुझको हमेशा एक देवता की तरह लगा। और मैं नहीं समझता हूं, मैं ये भी कहता हूं आपको, जितने साहित्यकारों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें निराला भी हैं, जिसमें प्रेमचंद भी हैं, जिसमें प्रसाद भी हैं और जिसमें और सारे लोग हैं, इन सारे साहित्यकारों की पंक्ति में शिवपूजन साय से बड़ा महामानव मुझको कोई नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जितनी पवित्रता के साथ अपना जीवन उन्होंने जिया, एक छोटा सा कलुष आप कहीं नहीं देख सकते। आप पढ़िए उनके जीवन को, मैंने तो देखा है उनको निकट से, और आप उनका साहित्य पढ़िए। किसी के बारे में मैं वो बात नहीं कर सकता, न बेनपुरी के बारे में, न दिनकर के बारे में, न सुधांशु जी के बारे में, बिहार के लेखकों के बारे में, न प्रेमचंद के बारे में, न निराला के बारे में, न प्रसाद के बारे में। किसी के बारे में मेरे मन में वो सम्मान नहीं हो सकता है जो शिवपूजन साय के बारे में होता है। इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता थे, इसलिए मुझको ये सौभाग्य हुआ कि मैंने बहुत निकट से उनको देखा, उनके साथ रहते हुए उनको देखा, और मैंने देखा कि आदमी सचमुच जो एक पूर्ण मानव होता है, जैसे हम लोग भगवान राम को मानते हैं ना, पूर्ण मानव मानते हैं, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं, उस तरह का जीवन जीने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में जो मैंने देखा वो शिवपूजन साय को देखा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं सबको जानता हूं, मैं जितने सारे लोग थे, जैसे द्विवेदी जी के विषय में भी मैंने पढ़ा है, बड़े क्रोधित थे द्विवेदी जी। शिवपूजन साय को मैंने कभी नहीं देखा है उस तरह से, कभी किसी पर क्रोधित होते हुए मैंने नहीं देखा है। आप उनकी डायरी पढ़िए ना, उसमें डायरी, जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है, खाना खा रहे थे बाबूजी बरामदे में, मैंने बताया कि बरामदे में ही रहते थे, कोई कमरा भी नहीं था उनको, एक बरामदे में चौकी थी, उसी पर सोते थे, जाड़े में भी गर्मी में भी, कोई पंखा भी नहीं था उनके पास। इस तरह का जीवन था उनका। एक छोटी सी एक चौकी थी, उस पर एक चादर बिछा रहता था या चटाई बिछी रहती थी, उसी पर वो सोते थे। तो इसलिए जो है तो उस तरह का व्यक्ति मैंने अपने जीवन में दूसरा कोई देखा ही नहीं। हिंदी भाषा को लेकर जो शिवपूजन साय का प्रेम था, वो उसकी सब सराहना भी करते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत अतिरेक तक जाता हुआ दिखता है। जिद, कई बार वो उसको लेकर जिद करते थे, वो तो ठीक है, जैसे एक बार उन्होंने अपने वेतन का बिल जो है वो अंग्रेजी में लिख के भेजा, तो वो वहां से वापस आ गया, कि वो हिंदी में लिख के भेजा तो वहां से वापस आ गया, इसको अंग्रेजी में लिख के भेजिए, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, वो वेतन कई महीने तक रुका रहा। अंत में उनको भेजना पड़ा, अंत में भेजना पड़ा। ये तो सब जिद थी, लेकिन वो बाद में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की भी बात करते हैं, और एक तरीके से उनकी जो विचार है वो थोड़ा सांप्रदायिक की ओर भी झुका हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, सवाल इसका है कि सांप्रदायिकता की परिभाषा आप कैसे करते हैं, बहुत गहरा प्रश्न है ये। हिंदुवादी मैं भी, मैं हिंदू हूं, पूरी तरह से मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं हिंदू, लेकिन मैं सांप्रदायिक हूं ये मुझको नहीं लगता। मेरे पिता भी पूर्ण हिंदू थे। आप उनकी डायरी पढ़िए ना, मैं तो कहता हूं कि उनकी डायरी पढ़िए, आपको सारा शिवपूजन साय उसमें दिखाई देगा।
मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तान के विषय में, चीन के विषय में, नेहरू के विषय में, कांग्रेस के विषय में क्या उनके विचार थे, बहुत स्पष्टता से उन्होंने लिखा है, बहुत ईमानदारी से उन्होंने लिखा है। जिस व्यक्ति ने गांधी के कॉल पर 1920 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और जिसके चलते उसका जीवन पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया, मैं कभी कभी सोचता हूं कि शिवकुमार साय ने इस्तीफा नहीं दिया होता और वो स्कूल में ही शिक्षक रहे होते जैसे प्रेमचंद रहे। प्रेमचंद ने भी बाद में इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने के पहले प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिख लिए थे, बहुत सारी कहानियां आपने लिख ली थी। शिवकुमार साय ने भी अपनी बहुत सारी कहानियां लिख ली थी जब वो स्कूल में थे। लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता और वो स्कूल में शिक्षक भी होते, मेरी एक किताब आई है, आपने शायद नहीं देखा होगा, शिवकुमार साय का कथा साहित्य, उसमें मेरा एक लेख है। वो लेख है कि शिवकुमार साय के अपूर्ण उपन्यास, 3 उपन्यास उन्होंने अपूर्ण छोड़े। उसमें है वो उसकी चर्चा मेरी पुस्तक में। उसमें मैंने उनका एक उपन्यास है असमंजस, उसके कुछ छपे हुए फर्मे हैं, वो हम लोग संग्रह में भी है, छपे हुए फर्मे हैं असमंजस, प्रिंटेड फॉर्म्स हैं उसके, 4-5 फॉर्म्स हैं प्रिंटेड, उसके करीब 30-35 पृष्ठ छपा हुआ है। असमंजस नाम है उसका। उस उपन्यास को अगर आप पढ़िए, मैंने अपने उस लेख में उसकी चर्चा की है और उदाहरण दिया है, आप पढ़िए, आपको लगेगा कि ये प्रेमचंद की ही भाषा है, प्रेमचंद ही लिख रहे हैं। विषय भी वही लिया है, तिलक दहेज वाला। तिलक दहेज का प्रश्न जो था और विवाह का जो प्रश्न उस वक्त था, और ये है कि अनमेल विवाह जो हुआ करते थे, बूढ़े वर्ष से जो है सो छोटी छोटी लड़कियों का विवाह हुआ करता था, ये सब सारे प्रश्न जो हैं वो प्रेमचंद के उपन्यासों में हैं। उसी तरह का एक उपन्यास शिवकुमार साय लिख रहे थे, जिसके उदाहरण हैं मेरे लेख में, आप उसको पढ़ के देखिए। आपको लगेगा कि शिवकुमार साय ने अगर नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया होता और उपन्यास लिखने का काम ही अगर वो चालू रखते, तो वो भी उस तरह का उपन्यास लिख सकते थे, जिस तरह का उपन्यास गबन हुआ, जिस तरह का उपन्यास गोदान हुआ, इस तरह का उपन्यास वो भी लिख सकते थे। संभावना की बात होती है ना, आप तो संभावना देखते हैं ना। तो शिवकुमार साय, अब जैसे आपने भी कहा ना कि उनको लिखने का समय नहीं मिला, और लिखने का समय अगर मिलता तो लिखने का समय मिलता, आप उनका हास्य व्यंग पढ़ के देखिए, उनकी किताब 2 घड़ी पढ़ के देखिए, 8 ही 10 निबंध हैं उसमें व्यंग के, देखिए उसमें उस तरह का। आप हरिशंकर परसाई की बात करते हैं और जो इस तरह के व्यंग लेखक हैं उनकी बात करते हैं, आप पढ़ के तो देखिए कि शिवकुमार साय ने जो व्यंग लिखा है वो कहाँ ठहरता है वो उसमें, उसके मुकाबले में। तो लिखने का समय अगर उनको मिला होता, वो बार बार उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, लिखने का समय अगर उन्होंने मिला होता तो उन्होंने लिखा है कि मुझको हजारों पृष्ठ जो है लिख चुका हूँ। जी, जब हम शिवकुमार साय जी को पढ़ते हैं तो कई सारे फेज उनके हमको देखने को मिलते हैं। राजनीति में भी सक्रिय हैं और संपादन में हैं, कुछ हिंदी समाज में उसकी जो ज्ञान परंपरा उसको समृद्ध भी करना है, एक तरफ जीवन भी अपना है, इस अलग अलग क्षेत्र हैं। और उनका समाज में आपने उसको देखा होगा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी कि संपादन किया तो उसके बाद कुछ चिट्ठी आई और बहुत सारी बातें की जाती। उनके 1963 के बाद किन लोगों ने आचार्य शिवभोजन सहाय को समझा और सही तरीके से समझा? कोई ऐसा आपकी निगाह में आपको आता है जिसने शिवभोजन सहाय का मूल्यांकन किया हो और जिससे आप संतुष्ट भी हुए हों? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा और मेरे सोचने समझने का ढंग जो है वो वही है, साहित्य मैंने वही पढ़ा, तो मेरे सोचने समझने का जो नजरिया है वो वही है। मैं तो ये समझता हूँ कि शिवपूजन सहाय की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो ये समझता हूँ कि निराला और प्रेमचंद और प्रसाद जैसे लेखकों का भी मूल्यांकन जैसा होना चाहिए था हिंदी में, वैसा मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। अब कथा भाषा की ही बात लीजिए ना, मैंने आपको एक प्रश्न बताया कल कि कथा भाषा के प्रश्न पर प्रेमचंद का जैसा अनुशीलन होना चाहिए था
वैसा कहीं आपको दिखाई देता है? आप बताइए हमको, हम तो नहीं उतना पढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रेमचंद पर, नामवर सिंह ने लिखा, बड़ा नाम है इन दोनों किताबों का, लेकिन इन दोनों किताबों में प्रेमचंद की कथा भाषा का बहुत मतलब सूक्ष्म जो है अनुशीलन हुआ है। जैसे अभी अभी मैं जब मैं पढ़ रहा था, अपने पिताजी की पुस्तक पढ़ रहा था देहाती दुनिया, अब देखिए उसमें किस तरह की कारीगरी है, भाषा की किस तरह की कारीगरी है, एक एक वाक्य में क्या कारीगरी है। तो प्रेमचंद ने जो काम किया अपने उपन्यासों में, उसके लिए एक कथा भाषा उन्होंने निर्मित की। अपने उपन्यासों के कथानक के लिए उन्होंने एक कथा भाषा निर्मित की। वो उस कथा भाषा को का सूक्ष्म अनुशीलन किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में हुआ है। अभी मैं जिस की चर्चा कर रहा था, डेविड लॉज की चर्चा कर रहा था, उसकी किताब है लैंग्वेज ऑफ फिक्शन, वो भी आप लोग मंगाइए अपने यहाँ। लैंग्वेज ऑफ फिक्शन, कथा भाषा ही की बात है। कथा भाषा की चर्चा में एक एक शब्द उपन्यास में, जो उपन्यास लिखे गए अंग्रेजी में, उन उपन्यासों में, जैसे आर्ट ऑफ फिक्शन की किताब मैंने अभी कल मंगा करके देख रहा था मैं, उसने क्या किया है कि उपन्यासों को जो प्रारंभिक अनुच्छेद हैं उन्हीं को लिया है। उपन्यास का एक उपन्यास का एक अनुच्छेद प्रारंभिक लिया है, फिर दूसरे उपन्यास का प्रारंभिक अनुच्छेद लिया है, और उसके शब्दों को पर विचार करते हुए यह विचार किया है कि इस उपन्यास का जो बाकी उसके जो बाकी पक्ष हैं, जो बाकी तत्व हैं, वो कैसे उससे जुड़े हुए हैं, या कैसे उससे प्रभावित होते हैं, या कैसे उससे निर्मित होते हैं। इसका एक बड़ा ही सूक्ष्म अनुशीलन किया। ऐसा कहीं अनुशीलन है आप दिखा है? मैं तो आपको कहता हूँ, मैं तो लिखने वाला हूँ, अभी लिखूंगा मैं शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया पर, मुझको लिखना है। तो देहाती दुनिया पर मैं लिखूंगा कि भाषा का जिस तरह का काम शिवपूजन सहाय ने देहाती दुनिया में करके दिखाया, और कब, उसी समय जिस वक्त ही रंगभूमि का संपादन कर रहे थे। आप देखिए कितना कठिन काम है। एक तरफ तो वो प्रेमचंद की भाषा का संशोधन संपादन कर रहे हैं, इस दृष्टि से संशोधन संपादन कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को हिंदी में लाना है, प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी में लाना है, हिंदी में स्थापित करना है। उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, कथा भाषा कैसी होनी चाहिए, इसका निर्धारण कर रहे हैं प्रेम शिवपूजन साहब, और इसको स्वीकार करते हैं प्रेमचंद अपने पत्र में। जी, उन्होंने लिखा है कि जिस पुस्तक पर आपने महीनों दिमागरेजी की थी, दिमागरेजी शब्द जो है क्या होता है? माथा खपाना, दिमागरेजी। तो जिस किताब पुस्तक पर आपने महीनों दिमागरेजी की थी, अब आपका एहसान अदा करते हुए आपकी खिदमत में जाती है। ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। ये साधारण वाक्य नहीं है। प्रेमचंद समझते थे कि शिवपूजन सहाय ने क्या किया है उनकी भाषा के साथ। तो प्रेमचंद की भाषा को उन्होंने प्रेमचंद की ही कथा भाषा का संशोधन नहीं किया, उन्होंने हिंदी की कथा भाषा में अपना योगदान दिया है शिवपूजन सहाय ने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी समय वो एक दूसरे प्रकार की आंचलिक भाषा भी आविष्कृत कर रहे थे। एक विशिष्ट प्रकार के उपन्यास के लिए, जो ग्रामीण अंचल को चित्रित करने वाला पहला उपन्यास था हिंदी में, वैसा कोई दूसरा उपन्यास उस समय नहीं लिखा गया था। कोई मॉडल नहीं था शिवपूजन सहाय के सामने। जिस वक्त उन्होंने देहाती दुनिया लिखा, उस तरह का कोई मॉडल नहीं था। उस तरह के उपन्यास के लिए उन्होंने उस तरह की भाषा आविष्कृत की, और वो भाषा उसकी सूक्ष्मता से उस पर विचार करिए तो आपको लगेगा कि कथा भाषा का स्वरूप निर्धारण या उसका सृजन कैसे होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, और समय की एक मर्यादा है, और हम चाहते हैं कि दर्शक इस बात को समझें, और जो कुछ अभी उनके मन में सवाल होंगे वो तभी पूरे हो सकते हैं जब आचार्य शिवपूजन सहाय जी की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि क्या कुछ हमारे साहित्य में राजनीति की गई है, कैसे हम अपने जो पूर्वज हैं उनका ख्याल रखते हैं, और ये भी समझें कि मंगल मूर्ति का जो योगदान है उसे भी हमें याद रखना चाहिए। इस तरह से विरासत को उन्होंने संजोया है। हम सबकी भी जिम्मेदारी है अपने आसपास जो कुछ बिखरा हुआ है उसे भी संजोना चाहिए, और अपने साहित्यकारों का इसी दृष्टि से सम्मान करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।